हेलो बच्चों, आगे चलते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी में। मैं लास्ट क्लास के अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर अलग अलग लेवल्स पर बड़ा एनर्जी लिख रहा था एंड n इक्वल टू 1 पर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू पर -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 3 पर -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 4 पर -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 5 पर -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 6 पर -3.7 -0.37 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी है। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ऑफकोर्स आपकी जीरो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। ये सारी एनर्जी बेटा याद रख सकते हो, मतलब तो अच्छा रहेगा। नहीं याद रखोगे तो बेटा ऑफकोर्स ये तो -13.6 है, ये -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बड़ा अपॉन 3 का स्क्वायर, ये अपॉन 4 का स्क्वायर, ये अपॉन 5 का स्क्वायर, ये अपॉन 6 का स्क्वायर। जो बच्चा बहुत ही बढ़िया है वो एक छोटा सा काम और कर सकता है, और वो ये है कि ये वाले एनर्जी डिफरेंस भी याद कर ले कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है। बेटा मेरे ख्याल से शायद 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है। बेटा मेरे ख्याल से 12.09 आ रहा है। बेटा यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है। बेटा मेरे ख्याल से 12.75 इलेक्ट्रो वोल्ट आ रहा है। ऐसे तुम और भी एनर्जी डिफरेंस अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ये याद रखने पर क्या होगा कि कई बार ना ऐसे वैल्यूज स्ट्राइक कर जाती हैं फटाक से। सवाल मान लो कि लेट्स से कि लिखा हुआ आ गया 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट, तो फटाक से दिमाग में क्या आता है कि इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1। मान लो 12.09 आया, दिमाग में आता है कि हाँ इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज थोड़ी, अगर कोई बच्चा अगर बहुत ही मेहनती है तो हल्की फुल्की बेटा वैल्यू याद रख सकते हो। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल के अंदर बेटा कोई 20-30 सेकंड आपके बच सकते हैं। मैं सब बच्चों को नहीं बोल रहा बेटा, जो बच्चा थोड़ा सा मेहनती है कहता है कि हाँ से मैं याद कर लूंगा, वो बड़ा कुछ कुछ एनर्जी डिफरेंसेस याद कर सकता है यहाँ पर इक्का दुक्का ना, उसको हेल्प ही मिलेगी ना। अगेन ये वाली बात बेटा मैंने ऑफकोर्स एक्सपीरियंस से की है ना। आगे चलते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल करा रहा हूँ बेटा, बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि मैं है ना थोड़ा सा आसान सवाल मैंने थ्योरी में ही बता दिए है ना, कि थ्योरी में बेटा जो जो सवाल पूछ सकते थे, सवाल जो आसान आसान जेई ने पूछे हैं या जेई पूछ सकते हो वो थ्योरी के अंदर लगातार बताया जा रहा हूँ। मैं कुछ टफ सवाल बेटा आपको और करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन में बेटा ऑफ कोर्स आपके पास कुछ आसान सवाल और आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि क्लास में बेटा आपको कुछ टफ सवाल बढ़िया बढ़िया आपको कराऊं। ये अगेन बेटा जेई का सवाल है। ये मेरे ख्याल से बेटा जेई 2021 का सवाल है, और अगेन बेटा टफर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सुनिएगा कि क्या कह रहा है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो एटम के पास नहीं है, एटम के बाहर है। फ्री का मतलब ये हुआ एटम के बाहर, और उसके पास एनर्जी है 2.6 इलेक्ट्रो वोल्ट। कोलाइड्स विथ H प्लस आयन। H प्लस आयन का मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन का मतलब हुआ प्रोटॉन। भाई हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। H प्लस का मतलब कि उस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कौन बचा, प्रोटॉन बचा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कोलाइड करता है H प्लस आयन से, मतलब वो प्रोटॉन से कोलाइड करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑफ कोर्स बेटा प्रोटॉन के पास में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, और वो भी किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब कोई बच्चा सिली मिस्टेक कर देगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 नहीं होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ही n इक्वल टू 2 पे आ गया प्रोटॉन के अराउंड, एंड ए फोटोन इज रिलीज्ड, और एक फोटोन रिलीज हुआ है। मेरे बच्चे बोलेगा सर फोटोन क्यों रिलीज हुआ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा फोटोन इसलिए रिलीज हुआ होगा कि जरूर एनर्जी घटी होगी सिस्टम की, और एनर्जी घटी होगी तो उतनी एनर्जी का फोटोन निकल गया होगा। ये मैं आपको पहले भी एक दो बार पहले बोल चुका हूँ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, जो बड़ा एमिटेड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। बिल्कुल बताएंगे। एच की बेटा वैल्यू मुझे जूल्स के अंदर मतलब एसआई यूनिट में दे रखी है। ये रहा बेटा मेरे पास प्रोटॉन, ये कहीं बेटा दूर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास एनर्जी है 2.6 इलेक्ट्रो वोल्ट। ये आया 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 और आकर ये टक्कर करता है, और टक्कर करने के बाद ये n इक्वल टू 2 में चक्कर काटने लग जाता है। कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन ना, ये आकर टक्कर करता है और ये ऐसे n इक्वल टू 2 में चक्कर काटने लग जाता है। n इक्वल टू 2 में इसके पास जो एनर्जी होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। बेटा इसके पास एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रो। पहले बेटा इसके पास एनर्जी कितनी थी 2.6 इलेक्ट्रो वोल्ट, अब कितनी है -3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो आप बोलोगे सर पहले 2.6 इलेक्ट्रो वोल्ट थी, अब इसके पास -3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट है, तो जरूर इसने कुछ ना कुछ एनर्जी लूज की है। कितनी एनर्जी लूज कर दी बेटा, इसने 6 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी लूज कर दी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, ऑफ कोर्स फोटोन के फॉर्म में लूज करेगा।
तो ये अपने अंदर से कोई ना कोई फोटोन बाहर निकालेगा, और उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा, यही आपके पास 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए। अगर उस फोटोन का अगर लैम्डा पूछते तो आप बोलते कि सर मैं इसको लिख सकता हूं एच सी बाई लैम्डा, और अगर ये इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो मेरा बच्चा एच सी तो याद करके बैठा है 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, याद है ना, फटाक से लैम्डा आपके पास एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। लेकिन बेटा लैम्डा नहीं पूछा मुझसे, क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो दैट इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। अब एक लास्ट बात, सवाल की बेटा जिस तरह की लैंग्वेज है ना, वो तो कह रहा है कि एच उसने जूल में दे दिया, तो वो तो ये चाहता है कि हम इसको पूरे को एस आई यूनिट में सोल्व करो, तो कर दो बेटा। एस आई यूनिट में 6 इलेक्ट्रोवोल्ट का लिख सकता हूं, 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एच की बेटा वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू बेटा ऑफ कोर्स ना बेटा। ये एच की बेटा यूनिट क्या होती है बेटा, एच की यूनिट बेटा मेरे ख्याल से जूल इनटू सेकंड, बेटा जूल से बेटा जूल आपका कैंसिल, बेटा ये सेकंड अगर नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स 1/2 इज योर हर्ट्ज, फटाक से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे कह सकता है कि सर एच यहां पर तो चलो जूल में दे दिया, तो मैंने इधर भी जूल में लिख दिया, इधर भी जूल में लिख दिया, सर हो गया मेरे से सॉल्व। कोई बच्चे कह सकता है कि सर ना मेरे पास एक आसान रास्ता और ये कि आपने मुझे एच जो ना वो इलेक्ट्रोवोल्ट में याद करा रखा है, बेटा बिल्कुल याद करा रखा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं 6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन एच, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ठीक है बेटा मैंने आपको एच याद करा रखा है इलेक्ट्रोवोल्ट में 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड। बेटा ये इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 4.14 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, बेटा मेरे पास ये आंसर आना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा। ये बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा, मेरे पास ये वैल्यू शायद आएगी 1.45 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, दिस शुड बी योर आंसर। ये बेटा आपके पास आंसर, ऐसे करते बेटा तभी आपके पास वही सेम आंसर आता है। यहां पर देखो ना क्या लिख रखा है, मेगा हर्ट्ज, बेटा मेगा मतलब 10⁻6, तो बेटा मेरे पास जो वो 1.45 इंटू 10⁻15 लिखा हुआ ना, उसको ऐसे लिख दो 1.45 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। जो 10⁻6 हर्ट्ज है ये बेटा ऑफ कोर्स आपका क्या हो गया, मेगा हर्ट्ज। मेरे पास आंसर आ गया 1.45 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, दिस सॉरी 9 मेगा हर्ट्ज, ये हमारा आंसर आ गया। कितना कूल है। और बेटा अगर आप ऐसे करोगे तभी आंसर आ जाएगा, ऐसे करोगे बेटा तभी आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगेन बेटा सवाल करते वक्त आपको यूनिट्स ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट्स कौन से यूज करनी है, या तो बेटा तुम वो सवाल करते करते एक्सपीरियंस से सीखोगे, या फिर मैं सवाल जब करा रहा हूँ तब सिखा सकता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सवाल करते करते सिखा दूं कि देख बेटा ऐसी यूनिट करने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ऐसे करने पर थोड़ा सा मतलब 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा, आंसर थोड़ा ऑफकोर्स तब भी आएगा, है ना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना चाहिए। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा और टफ सवाल है। अगेन बेटा ये भी जेई का सवाल है, 2021 का सवाल है, और बेटा ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का सवाल है। जेई मेन में इस तरह के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल रेयरली पूछते हैं कि दो अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके सवाल पूछा जाए। इस तरह के सवाल बेटा अक्सर एडवांस्ड में आते हैं, और एडवांस्ड का ये प्रोसीजरल सवाल है। जेई मेन में तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लो कि 25 सवाल आए होंगे, तो ये वाला जो सवाल होगा ये या तो टफेस्ट होगा उस पेपर का, या फिर सेकंड टफेस्ट होगा। बाकी जो 22-23 सवाल होंगे वो ऑफकोर्स इससे आसान ही होंगे, ठीक है। और अगेन बेटा इस चैप्टर के बहुत सारे आसान सवाल थे, मैं जानबूझ के लेके कौन सा रेड मार्क वाले सवाल लेके आया, ठीक है, तुम समझते हो कि मैं जानबूझ के वही वाला सवाल लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ज्यादा बातें कर सकूं, है ना, और सवाल करने की जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। एनीवेज बेटा सुनते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, बेटा शुरुआत में बहुत दूर है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अप्रोचिंग द प्रोटॉन विथ 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, बेटा ये रहा कोई प्रोटॉन, इसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। सवाल में बोल रखा है बेटा, ठीक है। द प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स ए हाइड्रोजन एटम, ऑफ कोर्स बेटा ये इलेक्ट्रॉन आता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन एटम बना लेंगे। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगेन बेटा कोई बच्चा एक्साइटमेंट में ना अगेन गलती कर देगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो n=3 पे आया है ना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज बेसिकली n=3। तो ये इलेक्ट्रॉन आता है और एस से n=3 में चक्कर काटने लग जाता है। जैसे ही n=3 में चक्कर काटने लग जाएगा बेटा, यहां पर एनर्जी होती है -13.6
इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन बेटा ऑफकोर्स 3 का स्क्वायर। अब बेटा ऑफकोर्स 13.6 को बच्चा वैसे 9 से डिवाइड तो कर ही लेगा, लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है और जिसने मेरी बातें ढंग से सुनी, वो बोलेगा कि सर आपने मुझे ये वाली वैल्यूज रटने के लिए बोल रखा है। ऑफकोर्स रटने के लिए बेटा मैंने इसलिए बोला कि ना तुम्हारे को नुकसान हो, मैंने तो इसलिए बोला कि यार आपके 10 सेकंड बच जाएंगे। तो मेरे बच्चों ने रट रखी है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास बेटा वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। द रिजल्टिंग फोटोन, अच्छा, तो फोटोन निकलेगा? तो बच्चे बोलेंगे हाँ पक्की बात है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चल के यहां पर आएगा तो पहले एनर्जी ज्यादा है और बाद में एनर्जी कम है, इसने जरूर कोई ना कोई एनर्जी लूज की है, और जो एनर्जी लूज की है उसकी वैल्यू है पहले 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है, बाद में -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसने एनर्जी लूज की है 4.51 इलेक्ट्रोवोल्ट की। और ये जितनी एनर्जी लूज की है ये किसकी फॉर्म में लूज की होगी? एक फोटोन की फॉर्म में लूज की होगी, और उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? 4.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। काश इस फोटोन का लैम्डा पूछ ले, काश इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ ले पिछले सवाल की तरह, तो सवाल यही खत्म कर देंगे, बट ऐसा लगता नहीं, लगता उन्होंने कुछ और लिख रखा है। लेट्स सी। The resulting photon is incident on a photosensitive metal of threshold wavelength 4000 angstrom। क्या मचाई है सवाल के अंदर, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट मिक्स करने की कोशिश कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम है ना एक ये जो फोटोन है ना, ये फोटोन हम किसी मेटल के ऊपर गिरा रहे हैं, और ऐसे मेटल के ऊपर गिरा रहे हैं जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है। देखो सवाल में ना टफनेस की उन्होंने एक तरह से हद तो पार कर रखी है। अगर इसका वर्क फंक्शन भी देते ना वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जगह, तो ऑफ कोर्स बेटा एक कॉन्सेप्ट कम लगता है और कैलकुलेशन भी आसान होती है, लेकिन उसने क्या बेटा हमें वर्क फंक्शन ना देके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है। ठीक है, सह लेंगे। ठीक है, ये फोटोन गिरा, ये फोटोन कितनी एनर्जी का? ये फोटोन एनर्जी का 4.51 इलेक्ट्रोवोल्ट का बेटा फोटोन है, वो गिरा। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन? अब ये फोटोन जैसे ही इस मेटल पे गिरा, मेटल पे गिरते ही इसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? समझदार बच्चा बोलेगा कि सर बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन इट इज ऑफ कोर्स E-5 एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे पता है, वर्क फंक्शन को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं H इंटू एफ थ्रेशोल्ड। ओ सॉरी बेटा, मुझे तो लैम्डा दे रखा है, तो H C अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। बेटा हो गया अपना काम। एनर्जी बेटा फोटोन के पास कितनी है? मेरे पास बेटा 4.51 इलेक्ट्रोवोल्ट है। एच सी कोई एस आई यूनिट वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। एच इंटू सी बेटा तुम्हें याद करा रखिए कितनी कितनी थी बेटा? 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रोम। हालांकि बेटा देना चाहिए सवाल के अंदर, दिया नहीं उन्होंने यार। ठीक, कोई बात नहीं, मैंने तो याद करा रखी ना। अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज ऑफ कोर्स बेटा आपका 4000 एंगस्ट्रोम। बेटा एंगस्ट्रोम एंगस्ट्रोम क्या हो गया? कैंसिल। सॉल्व कर लेना बेटा, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आसान सा काम है ये बेटा। मेरे ख्याल से 4.51 इलेक्ट्रोवोल्ट तो बेटा ये आ जाएगी। ये बेटा मेरे ख्याल से शायद 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास कुछ ऐसे आ जाएगी। सॉरी बेटा 3.1 के आसपास बेटा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसे रफली आ जाएगी। बेटा माइनस करूंगा तो दैट विल बी ऑफ कोर्स बेटा कितनी? 1.41 इलेक्ट्रोवोल्ट। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज द सेकंड। कितना बढ़िया सवाल, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये सवाल इतना बढ़िया है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये बस कभी ना कभी एडवांस में आने वाला है। हालांकि ऑफ कोर्स एडवांस में इतना आसान सवाल अकेला नहीं आएगा, इसके साथ साथ बेटा ऑफ कोर्स दो तीन बातें और पूछ लेंगे, मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में मिक्स कर देंगे वगैरह वगैरह, है ना। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ लेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ऐसी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे बेटा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो उसका रेडियस पूछ लेंगे वगैरह वगैरह, कुछ मिक्स एंड मैच और कर देंगे। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को ऐसी फीलिंग है कि एडवांस का सवाल बड़े आराम से बन सकता है। ये बिल्कुल एडवांस टाइप का ही सवाल है, इसकी लैंग्वेज है ना, इसकी पूरी की पूरी जिस तरह से पूरे सवालों को कनेक्ट किया गया है, ये मेन का सवाल लगता है नहीं। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी। मेरे लिए सवाल कराना एम नहीं था, मेरे लिए इस सवाल के थ्रू बातें सिखाना मेरा मेन एम था। बल्कि मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं कि ये सेम सवाल अगर जेई मेन में आता है तो मत करना, करो तो बिल्कुल लास्ट में करना। मतलब मैंने पढ़ा है उसके बावजूद बोल रहा हूं मैं कि सबसे लास्ट में करना। ठीक है, मैं बिल्कुल, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है कि इतने टाइम के अंदर और इतने दिमाग के अंदर तो मैं 2 सवाल कर लूंगा ना, मैं ये क्यों करूंगा? ठीक है, मुझे कौन सी वहां पर अपनी ईगो फाइट करनी है? मुझे वहां पर नंबर निकालने, तो नंबर तो मैं दूसरे सवाल से निकाल लूंगा। तो ये सवाल अगर मान लो आ भी जाए बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिले तो करना, वरना मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और बेटा ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट क्या है, एक बार के लिए बेटा अपन देखते हैं। हमारे पास बीचों बीच न्यूक्लियस था,
और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर काट रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉन बड़ा ऐसे nth स्टेट के अंदर ऐसे चक्कर काट रहा था, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी हुआ करती थी। बड़ा कितनी हुआ करती थी? -m e⁻⁴ अपॉन 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू बड़ा व्हाट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एक बार चेक करना, बड़ा एनर्जी का एक्सप्रेशन यही था कि बड़ा -m e⁻⁴ अपॉन 4 नहीं बेटा 8 था। ठीक, बाकी सबसे ये मेरे पास एनर्जी, दिस इज माई एनर्जी। ये जो मेरे पास वैल्यू है, जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू, सो बेटा माइनस साइन के अलावा, माइनस साइन के अलावा ये जो मेरे पास वैल्यू है m e⁻⁴ अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट याद रखते हैं। इट इज रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स hc। बस इतना से याद। रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, इनटू hc जो होगा वो इस कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो मेरे पास m e⁻⁴ अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, या फिर बेटा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन hc के बराबर आ जाए। ठीक है बेटा, ऐसे तुम याद रखना चाहो, निकालना चाहो बेटा निकाल सकते हो। बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट की जो बेटा वैल्यू आपके पास आएगी, जैसे बेटा आप सॉल्व करोगे, इसकी बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10967800 मीटर इनवर्स। ये बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये क्या काम आ सकता है बेटा? ऐसे काम आ सकता है कि nth स्टेट में जो एनर्जी है मैं उसको बड़े आराम से लिख सकता हूं। ये जो कांस्टेंट है इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं r टाइम्स hc, ऑफ कोर्स बेटा विथ माइनस साइन, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये एक तरह से एनर्जी लिखने की एक स्टाइल मेरे पास और आ गई, जिसमें r की जो वैल्यू बेटा मेरे पास वो 10967800 मीटर इनवर्स। फिजिक्स के अंदर रिडबर्ग कांस्टेंट का बेटा ऐसे कोई बहुत बड़ा यूज ऐसा होता नहीं है, हालांकि मुझे पसंद है, बट ऐसे रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह कुछ खास सवाल पूछते नहीं। केमिस्ट्री में खूब सारे पूछते हैं, तो मैं वो कवर करने के चक्कर में रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने थोड़ा सा प्रॉपरली हेडिंग लगा के बताया। मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूं जो आपको अभी हो सकता है कि यूजलेस लगे, लेकिन आगे जाके बेटा हमारे काफी काम आएगी। वो ये है कि 1 अपॉन रिडबर्ग कांस्टेंट मतलब बेटा 1 अपॉन 10967800 मीटर इनवर्स। ऑफ कोर्स मीटर फिर ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू बड़ा याद रख सकते हो, इसकी वैल्यू बड़ा आपके पास लगभग 911 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। ये भी बड़ा आपको याद रखनी है, बल्कि बड़ा मैंने इसके आगे रिमेंबर नहीं लिखा और इसके आगे रिमेंबर लिखा है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर मान लो कि रिडबर्ग कांस्टेंट का अगर सवाल है ना, तो वो रिडबर्ग कांस्टेंट आपको दे देंगे कि यार इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, फिजिक्स में तो रिडबर्ग कांस्टेंट का बेटा मुझे कोई सवाल ऐसे समझ में आया नहीं, लेकिन 1 अपॉन आर की वैल्यू याद रखना, क्योंकि बेटा ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं कई बार है ना 1 अपॉन आर की वैल्यू याद रख के कई बार सवालों के अंदर 10-15 सेकंड बचा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए आगे मैंने रिमेंबर लिखा है, इसके आगे मैंने रिमेंबर नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर याद रख सकते हो कि nth स्टेट में जो एनर्जी होगी उसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, माइनस आर टाइम्स एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कूल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल बेटा छोटी सी बात है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपने केमिस्ट्री में भी खूब बार सुन रखा होगा। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट टू एन टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी। लेट्स से कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मैं से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि वो n इक्वल टू 1 के अंदर घूम रहा है, n इक्वल टू 1 में घूम रहा है, तो उसके पास बड़ा ऑफ कोर्स एनर्जी होगी लेट्स से E1। मैं इसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये इलेक्ट्रॉन भाग कर इस एटम के एट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकल जाए। ठीक है, बाहर निकल जाए, और जैसे ही बाहर निकल गया ऑफ कोर्स हम इसको बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना स्टार्ट कर देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना स्टार्ट कर देंगे उसको। जब बाहर निकल जाएगा तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो या तो जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी, है कि? क्योंकि बड़ा एन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर निकल गया, तो एटम वाले फॉर्मूले में एन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। उससे ज्यादा एनर्जी हो गई
तो पोटेंशियल तो जीरो है ही है, कुछ ना कुछ काइनेटिक रहेगी और वो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स बाहर ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कम से कम कितनी एनर्जी दूं बेटा, यहाँ पर मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूंगा, तो बाहर मैंने कम से कम मान ली, कम से कम कितनी होती है, जीरो। मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो बेटा फाइनल कितनी है आपके पास, जीरो। इनिशियल बेटा आपके पास कितनी है, E1। तो आप माइनस E1 के बराबर अगर आप एनर्जी दे दोगे तो दिस इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो n=1 पर है हाइड्रोजन के अराउंड, तो मैं उसे कितनी एनर्जी दूं कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी नेगेटिव ऑफ -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो दैट कम्स आउट बी +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो n=1 में उसके पास एनर्जी है ही, अगर आप उसको +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अगर दे दोगे तो बेटा ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पे चला जाएगा और वहां पर वो पड़ा रहेगा। अगर आपने 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर ज्यादा एनर्जी दे दिया तब भी वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। मान लो आपने 14 इलेक्ट्रोवोल्ट दे दी, ठीक है, तो जब वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो उसके पास 0.4 फ्री बच जाएगा। -13.6 पहले से थी, आपने 14 इलेक्ट्रोवोल्ट दे दी तो 0.4 बच गई, तो इन्फिनिटी पर जाने के बाद उसके पास 0.4 इलेक्ट्रोवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी और बच जाएगी, जिससे वो लगातार उस जो मेटल है उसके लैटिस में लगातार वो घूमता रहेगा, या फिर आगे जाके एनर्जी लूज कर देगा कोलिजन वोलिजन में, बट वो एटम से निकलते वक्त उसके पास एनर्जी 0.4 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास उसके पास रहेगी। लेकिन कम से कम कितनी एनर्जी दो कि वो जस्ट बाहर निकल जाए, तो आंसर इज बेटा क्या, +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसी तरह से n=2 से निकालना हो, 3 से निकालना हो, तो हम हर जगह से ही आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोल रखा कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़ा है, तो आपको मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 पे ही पड़ा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, n=1 पर कितनी एनर्जी है, n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर कितनी एनर्जी है, माइनस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ n=1 पर जो एनर्जी है उसी का एक तरीके से मोड आपके पास आंसर आ जाए। सिंपल है, कोई खास बड़ी बात नहीं। एक मैं छोटी सी टर्म और बता देता हूं, वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे बेटा अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई, बस। जैसे इस वाले केस में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आई, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आई। आप इस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट को ई से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ गया 13.6 वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी में और आयनाइजेशन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, ई का। अगर कोई सवाल प्रॉपर अगर बनाएगा तो बेटा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि एनर्जी बोलेगा तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा, और अगर मान लो कि उसने आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला तो आंसर इलेक्ट्रोवोल्ट में ना आके वोल्ट में आएगा। बाकी वैल्यू आपके पास एक्जैक्टली सेम रहेगी। ऑल्दो मैंने ऐसा नोटिस किया कि एनटीए कई बार सवाल बनाते वक्त ना इतना सोचता नहीं है, वो पोटेंशियल और बेटा क्या कहते हैं एनर्जी दोनों को ऐसे इंटरचेंजेबली वो यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है और आयनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में होती है, और दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर होता है, ई का अंतर होता है। एनटीए से कई बार गलती होती है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल कूल है बेटा, तो बिल्कुल आसान था, कोई पंगा था नहीं इसमें तरह। इस पर बेटा एक छोटा सा सवाल, मैं बहुत ही क्लियरली बेटा इस बात को बोल दूं कि बिल्कुल भी प्रोसीजरल सवाल नहीं है, बिल्कुल टफ सवाल है। किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें पता होंगी वही बच्चा ये वाला सवाल कर पाएगा। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि ये वाला सवाल एनटी वाले पूछेंगे वापस से, बेटा एनटी वालों ने शायद 2021 के अंदर ये वाला सवाल पूछा था, और बाकी जो बेटा हमेशा सवाल पूछते हैं बिल्कुल प्रोसीजरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले सवाल ही पूछते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट था, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ हल्का सा डिस्कस करता हूं। इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन। अब मुझे तो पता भी नहीं कि म्यूऑन क्या होता है, आपको नहीं पता होगा, ठीक, देखते हैं, शायद सवाल के अंदर कुछ बोल रखा। The mass of muon particle is 207 times the mass of electron। इसका मतलब म्यूऑन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 207 टाइम्स है, वो दिक्कत नहीं है। एंड चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज है ना उतना ही बड़ा म्यूऑन का चार्ज है, ठीक है, अच्छी बात है, तो बढ़िया लग रहा है मेरे को। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर होता तो मुझे पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होती है +13.6 इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत नहीं। अभी कितनी एनर्जी बेटा इसके पास, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि कितनी एनर्जी दूं कि बेटा ये चल के इन्फिनिटी पहुंचे, बच्चे बोले सर +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, वो एक तरह से आपकी जो एनर्जी उसका मोड ही तो आ गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी हीलियम न्यूक्लियस, सॉरी यही जो मेरे पास प्रोटॉन है इसके चारों तरफ बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन की बजाय म्यूऑन रख दिया। जो म्यूऑन है
उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 207 टाइम्स है। तो मास अगर बेटा अगर चेंज हो गया तो एनर्जी तो चेंज होनी चाहिए। बच्चा बोलेगा सर चार्ज वार्ज तो उतना ही है, लेकिन बेटा एनर्जी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था, याद कर। बच्चा बोलेगा सर मुझे याद नहीं आ रहा, तुम याद दिला देता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था -me⁴ टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये था बेटा फॉर्मूला। यहां पर अगर मैं कहूंगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे सर वही होगा, बस एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह बेटा मुझे मास ऑफ म्यून लिखना पड़ेगा। तो मास ऑफ म्यून इंटू e⁴ ऑफ कोर्स बेटा माइनस साइन के साथ अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड बेटा मुझे ऑफ कोर्स 1 रखना है बेटा, एन मुझे ऑफ कोर्स 1 रखना है, कुछ नहीं बोल रखा तो बेटा मान के चलना है कि ग्राउंड स्टेट पे है। तो ध्यान से देखो, तो ये जो कैपिटल एम है ये आपका 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e⁴ इंटू 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा जेड और एन तो बेटा आपके 1 है, तो ये 1 हो गया। ये वाली वैल्यू बेटा तुम जानते हो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट। इसका मतलब इसका जो n इक्वल टू 1 है, यहां पर इस म्यून के पास जो एनर्जी होगी वो होगी -207 इंटू 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट। बेटा ये मेरे ख्याल से 2815.2 ऐसे बेटा कोई मेरे पास एनर्जी आ जाएगी माइनस में। इसका मतलब इस म्यून के पास इतनी एनर्जी। अब मैं इसको कितनी एनर्जी दूं, कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये इसका आयनाइजेशन हो जाए। आयनाइजेशन मतलब कि मुझे इसको इन्फिनिटी में भेजना है। तो बच्चे बोलेंगे सर इन्फिनिटी में भेजने के लिए आपको इसकी एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। अब इसकी एनर्जी जीरो करने के लिए मैं इसको कितनी एनर्जी दूं, तो बच्चे बोलेंगे सर प्लस लगा दो, प्लस 2815.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दोगे तो बड़ा ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, 2815.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये बेटा मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। हालांकि बेटा एनटीए से हल्की सी गलती हो रखी है, उन्होंने आयनाइजेशन पोटेंशियल शब्द यूज कर रखा है। तो आंसर जो ना वो इलेक्ट्रोवोल्ट में नहीं होने चाहिए, किसमें होना चाहिए, वोल्ट में होने चाहिए। लेकिन चार ऑप्शन में कोई बड़ा ऑप्शन वो वोल्ट में था ही नहीं, तो हमने सोचा कि ठीक है अपन तो जो बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है उस पर टिक लगाते हैं। बेटर वुड हैव बीन कि वो आयनाइजेशन एनर्जी शब्द यूज करते, या फिर बेटा यहाँ पर सारे सारे ऑप्शंस में इलेक्ट्रोवोल्ट की जगह वोल्ट यूज करते हैं। लेकिन तुम समझ गए ना कि ये वाला सवाल बनेगा किससे, ये सवाल उस बच्चे से बनेगा जिसको एनर्जी में 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जो किस वेरिएबल्स को रिप्लेस करता है, -me⁴ टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पता हो। तो जिस टाइम मैंने डेरिवेशन की थी, मैंने ध्यान रखा था इस बात का कि मैं डेरिवेशन करूं जिससे मेरे बच्चे इस तरह का टफ सवाल भी निपटा सके। बाकी तो ठीक है, आसान आसान सवाल तो सब बच्चे कर ही लेते हैं। आई रियली होप सबको समझ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी। अगेन बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे बेटा आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी बेटा वैसे आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी है। बस आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में भेज रहे थे, एक्साइटेशन में हम n इक्वल टू 1 से 2 पे भेज सकते हैं, n इक्वल टू 1 से 3 पे भेज सकते हैं, n इक्वल टू 4 पे भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेट्स से कि बेटा मेरे पास बीचों बीच कोई ना कोई न्यूक्लियस है, ये बेटा मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, ये बेटा मेरे पास कोई ना कोई ग्राउंड स्टेट है, या फिर बेटा मैं कहूं तो इसको लेट्स से ये मेरा n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 1 में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसके पास एनर्जी है E1। ये बेटा कोई दूसरा स्टेट है, और ये जो बेटा कोई मेरे पास nth स्टेट है, ये n-1th एक्साइटेड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है तो उसके पास लेट से बेटा जो एनर्जी होती है वो होती है En। इसको मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं, बेटा लेट से मैंने इसको डेल्टा E एनर्जी दी, इसको मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये इस nth स्टेट पे पहुंच जाए। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी फॉर दिस nth स्टेट। तो मैं इसे कम से कम कितनी एनर्जी दूं, तो बेटा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी En माइनस E1। दिस इज योर एक्साइटेशन एनर्जी। अगेन बेटा हम आगे भी बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी एनर्जी का फोटोन गिराऊं कि इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां आ जाए, तो आंसर डेल्टा ई है। उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। उस फोटोन की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो एच इंटू एफ। इनको हम आगे डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम से बड़ा हेडिंग में ये लैम्डा एफ वगैरह निकालने की हम कोशिश भी करेंगे, बट फिलहाल तुम सेंस जो बन रहा है बेटा उस पर। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज डिफाइंड एज, nth स्टेशनरी ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी हमने कैसे डिफाइन किया,
It is defined as amount of energy required. It is amount of energy required to transfer electron from n equal to 1 to n equal to n. इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n पर भेजने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बेटा क्या, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी। बस इट इज बेटा सिंपली En माइनस E1। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर nth स्टेट में एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। मेरे पास बेटा आंसर आ गया 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर इंटू बेटा व्हाट 1 लिख दूं बेटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो बच्चा अगर फॉर्मूले में ज्यादा विश्वास रखता हूं तो चलिए बेटा मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी निकाल दिया। किसी भी nth स्टेट के लिए आपके पास जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला ये है। वैसे मेरे लिए बेटा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंस कितना आसान सा है, कोई खास बड़ी बात नहीं बेटा। ठीक है, अगर किसी ने बेटा मुझसे पूछा कि सर एक टर्म यूज कर रखी है, लेट्स बेटा कहीं लिखा हुआ आ गया एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपके पास जो एक्साइटेशन एनर्जी आई थी ना उसको ई से डिवाइड कर देना। तो बेटा ये ई कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आंसर वोल्ट में आएगा वो एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जिस तरह से बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ ई का अंतर था, उसी तरह से बेटा एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ ई का अंतर है। ठीक है, जैसे चलो एक काम करते हैं बेटा, अपना ना हाइड्रोजन के लिए मैं आपको हल्का सा करके दिखाता हूं। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि हाइड्रोजन में n इक्वल टू 2 की एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, मैं कहूंगा 2 पर कितनी एनर्जी है, -1 पर कितनी एनर्जी है। बेटा 2 पर एनर्जी है -3.4, यहां पर बेटा -13.6, जैसे माइनस किया बेटा आंसर बेटा मेरे ख्याल से आ गया है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एक्साइटेशन एनर्जी है n इक्वल टू 2 की। एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा, 10.2 वोल्ट। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि n इक्वल टू 3 की एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, तो बेटा वो आ जाएगी एनर्जी एट 3 माइनस एनर्जी एट 1। एनर्जी एट 3 बेटा माइनस एनर्जी एट 1 किया तो बेटा -1.51 में से बेटा -13.6 को बेटा माइनस किया तो बेटा मेरे ख्याल से डिफरेंस आ गया आपके पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछते तो बेटा ऑफ कोर्स 12.09 वोल्ट बोलते थे। इसी तरह से किसी ने मुझसे पूछा बताओ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 4 कितनी होगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी n इक्वल टू 4 की क्या होगी, 4 पर कितनी एनर्जी है माइनस बेटा 1 पर कितनी एनर्जी है। 4 पर एनर्जी है बेटा -0.85, 1 पर है बेटा 13.6, माइनस करूंगा बेटा मेरे ख्याल से आंसर क्या जाएगा 12.75 इलेक्ट्रो। ठीक है ना, समझ गए, याद नहीं करना बेटा, ये वैल्यू थोड़ी याद करनी, निकालना किसी को भी निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान से काम। अगेन ये जो सारे काम कर रहा हूँ बेटा अपने आप में सवाल है खूब सारे, है ना, लाइन से बड़ा सवाल पूछ लेगा जेई वाले, निकाल लेना, कोई याद नहीं करना। मैंने बेटा अलग से एक सवाल भी बना रखा है, ये जो मैंने सवाल बना रखा है इसको देखिएगा। मैंने जानबूझ के He+ के लिए पूछा है, हाइड्रोजन के तो वैल्यूज पहले से लिख रखी थी तो माइनस ही करना था, तो बिल्कुल आसान काम था, मैंने करके दिखा दिया। मैं जानबूझ के He+ के लिए बेटा एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा हूं फॉर द स्टेशनरी ऑर्बिट n इक्वल टू 2। चलिए बच्चों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास He+ में आप लोग जानते हो बीचों बीच बेटा न्यूक्लियस होगा, आप जानते हो हीलियम में Z की बेटा वैल्यू आपके पास आती है 2। ये मेरे पास n इक्वल टू 1 है बेटा, मेरे पास ये n इक्वल टू 2 है। n इक्वल टू 1 पर कितनी एनर्जी है, n इक्वल टू 2 पर कितनी एनर्जी है, n इक्वल टू 1 पर एनर्जी है -13.6 इंटू Z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। आई थिंक बेटा -13.6 इंटू 4 बेटा 6 चौक 24, 13 चौक 54.4। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी एट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पर कितनी एनर्जी है, n इक्वल टू 2 पर बेटा एनर्जी है -13.6 इंटू बेटा Z स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अगेन कितना आंसर आ गया, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट।
किसी ने मुझसे पूछा बताइए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है n इक्वल टू 2 की, तो 2 पर कितनी एनर्जी है माइनस बेटा 1 पर कितनी एनर्जी है, 2 पर एनर्जी है बेटा माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, माइनस 1 पर कितनी एनर्जी बेटा माइनस माइनस बेटा मेरे ख्याल से प्लस हो गया, तो 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा 0 4 में से बेटा 6 गया बेटा कितना बच गया 0.8 बेटा मेरे ख्याल से 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा। और किसी ने अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा तो क्या आंसर बोल देंगे 40.8 वोल्ट, बस इतना सा। ठीक है, कोई बच्चा कहता है कि सर मैं बेसिक से चीजें नहीं करना चाहता, मत करो बेटा, बेसिक से अगर नहीं करना चाहते सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो कि एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला सर ने बता रखा है En माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू Z स्क्वायर, बेटा Z यहाँ पर 2 है, इनटू 1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। मुझे किसके लिए निकालना है n इक्वल टू 2 के निकालना, तो n इक्वल टू 2 पुट कर दो बेटा, फटाक से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सेम काम बेटा मैंने n इक्वल टू 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए पूछ रखा है, बताओ 3 पर 4 पर 5 के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, फटाक से बेटा कर लेना, आसान सा काम है बेटा, इन्हीं नोट्स में आगे उसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं करना बेटा, सवाल है मैंने लिख लीजिएगा, अर्थ मत निकालना कि सर ने याद करने के लिए बोला, याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले हम एग्जैक्टली एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या और उसकी कैलकुलेशन क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कैलकुलेशन है वो काफी हद तक वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के बाहर गया और बाहर से कूद के अंदर आया, मतलब बेटा एक स्टेशनरी ऑर्बिट से कूद के बाहर गया या बेटा बाहर के स्टेशनरी ऑर्बिट से कूद के अंदर आया, तो उसने कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट किया या फिर कितनी वेवलेंथ का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, ये निकाल, बस यही कैलकुलेशन। और आप बोलोगे सर एनर्जी तो मैं लिखना जानता ही हूँ, वेवलेंथ पूछेंगे तो उस एनर्जी को एच सी बाई लेमडा लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो मैं उसको एच इंटू एफ लिख दूंगा। तो कैलकुलेशंस आर रियली इजी एंड बहुत ही रिपीटेटिव काइंड ऑफ थिंग्स होने वाली है। बट हम एक बार एक बेसिक सेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहता क्या है। बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं क्लियर कर दूं, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो, दोनों ही कैलकुलेशन में सेम है, फॉर्मूले सेम है, कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक में इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर से कूद के बाहर जाएगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो बाहर से कूद के अंदर आएगा, एनर्जी का डिफरेंस वही रहेगा, तो फोटोन का जो वेवलेंथ है या फिर बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रहेगी, बस एक केस में एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा, दूसरे केस के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो वही फोटोन आपका एमिट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का आइडियल है कि दोनों के दोनों है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक्साइटेड होता है ना, वो एक्साइट होता है और वो एक्साइट होता है और बड़ा ऑफ कोर्स है ना लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। अक्सर ये मान के चलना आपको कि कुछ नहीं बोल रखा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से कूद के बाहर गया है, इलेक्ट्रॉन जो ना वो n इक्वल टू 1 से कूद के n इक्वल टू n पर गया है, यही मान के चलना है। क्यों सर, 2 से कूद के 1 पे नहीं जा सकता क्या, सॉरी 2 से कूद के 3 पे या 4 पे नहीं जा सकता क्या, जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पर पड़ा हो इस बात के चांसेस बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पर पड़ा भी होता है ना तो बहुत ही कम टाइम के लिए पड़ा होता है, वहां से कूद के फटाक से वो 1 पे पहुंच जाता है। तो अगर मान लो कि कभी मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर गया तो आपको मान के चलना है कि पहले वो शुरुआत में 1 पे ही पड़ा था। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ भी नहीं बोल रखा तो आपके मान के ही चलना है कि इलेक्ट्रॉन 1 से बाहर गया है, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, 1 से 5 पे, 1 से 6 पे, ऐसे गया। हालांकि कोई सवाल बनाने वाला ऐसा कह सकता है कि नहीं 5 से 7 पे गया, बनाने वाला बना सकता है, लेकिन n इक्वल टू 5 पर इलेक्ट्रॉन पड़ा रहे इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मान लो कभी n इक्वल टू 5 पर अगर पड़ा भी रहा तो विद इन माइक्रो सेकंड इलेक्ट्रॉन कूद के 1 पे आ ही जाएगा, है ना। तो वो हमेशा ही जब बाहर जाने की बात आएगी ना तो उससे पहले वो n इक्वल टू 1 पर ही पड़ा रहेगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और हमेशा n इक्वल टू 1 से 2 पर 3 पर 4 पर लगातार ऐसे बाहर की तरफ जाता रहेगा। इसमें होगा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा ऐसे, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा काम है, हालांकि बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए, इस पर कोई ऐसा सवाल नहीं आने वाला। ये बेटा मेरे पास लेट से कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट
कोई ना कोई बड़ा चैम्बर है, बॉक्स है, इसके अंदर बेटा मेरे पास कोई ना कोई हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस पर बेटा मैंने कोई ना कोई लाइट फेंक दी ऐसे, बेटा लाइट फेंक दी, या और बेटर तरीके से कहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक दी बेटा ऐसे, ठीक है। इसके आगे मैंने बेटा यहां पर कोई ना कोई प्रिज्म लगा रखा है, आप जानते बेटा प्रिज्म जो होगा ना वो सारी की सारी जो लाइट है ना बेटा उसको, है ना, उसका उसका डिस्पर्जन करेगा, है ना। कोई लाइट बेटा आपकी कम डिफ्लेक्ट होगी बेटा, कोई लाइट आपकी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी बेटा, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा उनकी वेवलेंथ के हिसाब से, ये हमने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोई लाइट बेटा कम डिफ्लेक्ट होगी, कोई लाइट बेटा आपकी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहे थे ना उसमें तो बहुत सारी वेवलेंथ थी, है ना, बहुत सारी वेवलेंथ थी। लेट से कि आपने अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड तक के सारे के सारे वेवलेंथ आपने भेज दी, और हर लाइट अपनी वेवलेंथ के हिसाब से ऐसे 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 मुड़ गई। तो हम ऐसा पाते हैं कि यहां पर सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंच रही है, ऐसे कोई इक्का दुक्का बड़ा वेवलेंथ है जो यहां इस स्क्रीन पर पहुंच नहीं रही है। लेट्स से कि ये लैम्डा 1 वेवलेंथ, ये लैम्डा 2 वेवलेंथ, ये लैम्डा 3 वेवलेंथ, ये लैम्डा 4 वेवलेंथ, ये 4 वेवलेंथ यहां स्क्रीन पे पहुंच नहीं रही है। बाकी सारी वेवलेंथ बड़ा पहुंच रही है, लेकिन ये 4 वेवलेंथ ऐसी है जो यहां पर पहुंची नहीं। ये पहुंची नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी वाला फोटोन होगा जिसके पास एनर्जी एच सी बाई लेमडा 1 है, या फिर वो फोटोन जिसके पास एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा 2 है, एंड सो ऑन। ये जो फोटोन्स है ना, ये पक्की बात है कि कहीं गायब हो गए रास्ते में। किसने गायब कर दिए होंगे? पक्की बात है कि जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एटम होगा ना, उसने ये E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, E3 एनर्जी, E4 एनर्जी के जो फोटोन होंगे ना, उसको एब्जॉर्व करके जरूर आपके हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 से कूद के 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे चला गया। इसीलिए हमने इसका क्या नाम निकाल दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि एब्जॉर्ब हो गया है वो फोटोन, और इस कारण से सामने बड़ा जो एक मेरे सामने जो फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी ना, इसमें बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंच गई है, लेकिन ये रेडिएशन आपके पास यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर पहुंची नहीं है। और क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी थी ना, वो एनर्जी जरूर इस हाइड्रोजन के एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया। सिंपल, कितना सिंपल सा काम है बेटा, कितना सिंपल सा काम है, ये हमारा इतना सा काम है। दिस इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा वाली बात समझ आ गई? अब एमिशन स्पेक्ट्रम जो ना वो एग्जैक्टली इसका उल्टा है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है बेटा वो एग्जैक्टली इसका उल्टा है। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन का मतलब कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो एक्चुअली हायर एक्साइटेड स्टेट से कूद के या तो बेटा लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आएगा, या फिर बेटा ऑफकोर्स वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। जैसे मान लो कि हमने ना कोई ना कोई बेटा पहले फोटोन गिराए और इलेक्ट्रॉन कूद के 1 से कूद के 5 पे पहुंच गया। अब 1 से कूद के और 5 पे पहुंच गया, तो वहां 5 से वो सीधे 1 पे भी आ सकता है, या वो 5 से कूद के 4 पे आ सकता है, फिर 4 से कूद के 1 पे आ सकता है। वो 5 से कूद के 3 पे आ सकता है, और 3 से कूद के 1 पे आ सकता है। वो 5 से कूद के बेटा 3 पे आ सकता है, 3 से कूद के 2 पे आ सकता है, और 2 से कूद के 1 पे आ सकता है। आना तो फाइनली 1 पे ही है, लेकिन ऐसे वो बड़ा बीच में ऐसे ऐसे लगातार आ सकता है। जब सीधा वो 5 से कूद के 1 पे आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, और उसके पास फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी एट 5 माइनस एनर्जी एट 1, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। जब वो 5 से कूद के 1 पे आ रहा है, पहले 5 से 4 पे आता है, फिर 4 से 1 पे आता है, तो दो फोटोन निकलेंगे। एक फोटोन जो होगा उसके पास एनर्जी होगी E5 माइनस E4, दूसरे फोटोन के पास एनर्जी होगी E4 माइनस E1। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? और एक बड़ा केस, मतलब ये तो थोड़े बहुत ही केस दिखाए, ऐसे खूब सारे केस बन सकते हैं। इसी तरह से बड़ा इलेक्ट्रॉन लेट से 5 से कूद के 3 पे आया, 3 से कूद के 2 पे आया, 2 से कूद के 1 पे आया, ऐसा भी हो सकता है। 3 फोटोन निकल रहे हैं, एक ये एक ये एक ये जो बड़ा 5 से कूद के 3 पे आ रहा है, इसके पास एनर्जी कितनी होगी? E5 माइनस E3। ये जो बड़ा 3 से कूद के 2 पे आ रहा है, फिर एक फोटोन निकलेगा, उसके पास एनर्जी कितनी होगी? बड़ा कितनी? E3 माइनस E2। फिर बड़ा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब 2 से कूद के 1 पे आया, तो एक फोटोन और निकलेगा, उसके पास एनर्जी कितनी होगी? ऑफ कोर्स बड़ा E2 माइनस E1। इसंट इट? तो ऐसे खूब सारे फोटोन इसके अंदर निकल सकते हैं। तो हमारा जो
ये जो हमारा बड़ा जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर से कूद के अंदर आ रहा है, और बाहर से कूद के अंदर आ रहा है, तो अल्टीमेटली पहुंचना उसको वन पे ही है, लेकिन डायरेक्ट वन पे पहुंचना ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स थोड़े ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि जाते वक्त तो हो सकता है कि वो 1 से 5 पे सीधा पहुंच गया होगा, लेकिन वापस आते वक्त 5 से 1 पर आने के लिए वो बहुत सारे रास्ते चूज कर सकता है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे भी आ सकता है, 5 से 1 डायरेक्ट भी आ सकता है। तो आने के रास्ते बड़ा ऑफकोर्स उसके पास खूब सारे, तो तरह तरह के बड़ा फोटॉन्स अब निकलेंगे, और वो बड़ा फोटॉन्स निकलेंगे, तो वो जो फोटॉन्स निकलेंगे उनको मिलकर जो स्पेक्ट्रम बनता है, दैट इज नोन एज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। कैलकुलेशन तो तुम रफली बड़ा समझ गए होंगे सर क्या करने वाले हैं ना, अपन चलो आराम से इत्मीनान से कैलकुलेशन भी देखते हैं। मैं एक बार बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश करता हूं, आप आराम से बेटा एक बार मेरी बातों को अच्छे से सुनना। मैं सेम बात को बेटा दो तरीके से समझाऊंगा, आपको जैसे पसंद आए बेटा वैसे करना, और अगर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है तो हर सवाल को कोशिश करना, खासतौर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ निकालने वाला जो सवाल है वो कोशिश करना कि दोनों तरीके से करो, इससे तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा और कैलकुलेशन तुम्हारी और बेटर होंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या किया कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन लिया, सो बेटा एक हाइड्रोजन एटम लिया, उस पर बड़ा फोटॉन्स गिराए, और आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो बेटा 1 से कूद के 2 पे चला गया, या 1 से कूद के 3 पे चला गया, या 1 से कूद के 4 पे चला गया, या 1 से कूद के बेटा 5 पे चला गया, या 1 से कूद के 6 पे चला गया, या 1 से कूद के इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। 1 से कूद के ऊपर जा रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन गैस ने फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए और 1 से कूद के 2 पे, या 1 से 3 पे, या 1 से 4 पे, या 1 से 5 पे, या 1 से 6 पे, या 1 से 7 पे, या 1 से इन्फिनिटी पे, ऐसे चला। ये सारे के सारे जो फोटॉन्स होंगे ना, इनको मैं एक स्पेसिफिक नाम दूंगा बेटा। क्या नाम दूंगा इनको मैं? लाइमन सीरीज बेटा, जिसका नाम क्या रखूंगा मैं? लाइमन सीरीज। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 से कूद के 2 पे, या 1 से 3 पे, 1 से। बच्चा ये तो बोल सकता है कि सर लाइमन सीरीज का एमिशन स्पेक्ट्रम भी तो बन सकता है। बेटा बिल्कुल बन सकता है। जब यही इलेक्ट्रॉन 6 से कूद के 1 पे आएगा, या 5 से कूद के 1 पे आएगा, 4 से कूद के 1 पे आएगा, बेटा 3 से कूद के 1 पे आएगा, 2 से कूद के 1 पे आएगा, तो वही लाइमन सीरीज का एमिशन स्पेक्ट्रम में बन जाएगा। तो लाइमन सीरीज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी है, और खूब सारी बेटा ऑफकोर्स यहां पर आपके पास खूब तरह तरह के बेटा फोटॉन्स आपके पास निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आपका 1 से कूद के 2 पे गया है, इसको हम बोलते हैं एच अल्फा। लाइमन सीरीज का एच अल्फा है। और ऑफकोर्स बेटा ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर गया है, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसके पास लीस्ट एनर्जी है, क्योंकि भाई लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस यही है, और बेटा इसके पास लीस्ट एनर्जी है, तो इसका वाला जो लैम्डा होगा ना वो सबसे लार्ज होगा। लाइमन सीरीज का सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होगा ना, ऑफ कोर्स यही इसी वाले इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया होगा। एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, कैलकुलेशन कर लेंगे, बट सुनो सही बात। जब इलेक्ट्रॉन 1 से कूद के 3 पे जाएगा, तो बेटा हम इसको नाम निकाल देंगे कि ये हमारे लाइमन सीरीज का एच बीटा है। 1 से जाके बेटा 4 पे जाएगा, इसे हम बोल देंगे एच गामा है। 1 से जाके बेटा 5 पे जाएगा, बेटा इसे हम बोल देंगे एच डेल्टा है। बेटा 1 से अगर इंफिनिटी पे जाएगा, इसको हम एक नाम निकाल देंगे सीरीज लिमिट। ऑफ कोर्स बेटा जब इलेक्ट्रॉन 1 से अगर इंफिनिटी अगर गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस तो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाला अगर फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब इस फोटोन के पास वेवलेंथ सबसे छोटी है। ये वाली जो बड़ा वेवलेंथ होगी, ये ऑफ कोर्स सबसे स्मॉलेस्ट होगी। बेटा कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बेटा वेवलेंथ होगी आपके पास, ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट। इन सबको क्या बनेंगे? लाइमन सीरीज। ऊपर से बेटा नीचे आएंगे तब भी बेटा नाम आपके पास यही रहेंगे। अब अगली बात सुनना, जैसे बेटा लाइमन सीरीज है, वैसे बेटा मेरे पास एक बाल्मर सीरीज भी है। बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूद के नीचे आता है, लेकिन 2 पे आता है। ऊपर से कूद के 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज है, ऊपर से कूद के 2 पे आता है तो हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। सुनना क्या करना चाह रहा हूं। अगर 3 से कूद के 2 पे आ रहा है, 4 से कूद के 2 पे आ रहा है, 5 से कूद के 2 पे आ रहा है, 6 से कूद के 2 पे आ रहा है,
इन्फिनिटी से कूद के 2 पे आ रहा है, तो ऊपर से कूद के अगर नीचे आ रहा है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है, उतनी एनर्जी का बड़ा फोटोन अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। ये जितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं उन सबको मैं कलेक्टिवली एक नाम दे रहा हूं। बेटा क्या नाम दे रहा हूं? बाल्मर सीरीज। इस बाल्मर सीरीज के अंदर भी जो 3 से 2 पे आ रहा है उसको अगेन बेटा एच अल्फा, 4 से 2 पे आ रहा है बेटा इसे एच बीटा, 5 से 2 पे आ रहा है बेटा उसे एच गामा, 6 से 2 पे आ रहा है बेटा उसे तू नाम दे दे एच डेल्टा, और इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है उसे नाम दे दे बेटा तू सीरीज लिमिट। ये नाम बेटा याद रखते हैं, मैं वर्ड्स पे बहुत ही स्पेसिफिक। बच्चा एक बात और बोलेगा कि सर इन सारे के सारे फोटोन्स में से, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फोटोन एमिट कर रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, तो ये वाला जो फोटोन होगा ना उसके पास एनर्जी सबसे कम होगी, उसके पास एनर्जी सबसे कम होगी तो ऑफ कोर्स उसके पास लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला जो लैम्डा निकलेगा ये बेटा ऑफ कोर्स आपका लॉन्गेस्ट होगा। इसी तरीके से सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन तब निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। इन्फिनिटी से 2 पे आएगा तो बेटा जो फोटोन निकलेगा उसके पास एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, तो उसके पास लैम्डा होगा सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट लिख दो बेटा। ये मेरे बात पर कोई बच्चा सोचेगा कि सर इलेक्ट्रॉन 2 पर पहुंच गया, सर 2 पर रहेगा? नहीं नहीं, फिर बाद में 1 पे तो आना ही आना है। 2 पर पहुंचने के बाद बेटा फिर 2 से बेटा वापस 1 पे भी आएगा, 2 से बड़ा 1 पे आएगा वो बड़ा ऑफकोर्स लाइमन सीरीज का एच अल्फा हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ऊपर से अगर 2 पे आ रहा है उसे हम बाल्मर सीरीज बोलेंगे। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर है और वहां से कूद के मान लो कि n इक्वल टू 3 पर आ रहा है कभी बीच में, है ना, 4 से 3 पे आ रहा है, 5 से 3 पे आ रहा है, 6 से 3 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 3 पे आ रहा है, तो ये जितने सारे के सारे बेटा फोटोन्स लिख लेंगे, इसका बेटा हम एक नाम निकाल लेंगे पाश्चन सीरीज। अगेन बेटा ये पाश्चन सीरीज का एच अल्फा, ये बेटा पाश्चन सीरीज का एच बीटा, ये बेटा एच गामा, ये ऑफ कोर्स बेटा पाश्चन सीरीज का सीरीज लिमिट। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूद कर, बेटा इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से कूद कर n इक्वल टू 4 पर आता है, चाहे बेटा 5 से 4 पे आए, चाहे 6 से 4 पे आए, चाहे 7 से 4 पे आए, चाहे बेटा इन्फिनिटी से 4 पे, ये जो सारे के सारे बेटा फोटॉन्स होंगे इन सबको मैं एक नाम दूंगा ब्रैकेट सीरीज। ऊपर से कूद कर बेटा मान लो कभी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे 5 पे आ रहा हो बेटा, उसे हम नाम देंगे बेटा P1 सीरीज। ये बेटा सारे नहीं याद करने, मैंने ऐसे लिखे, ठीक है। ऊपर से बेटा कूद कर कभी मान लो कि n इक्वल टू 6 पर आए बेटा, 7 से 6 पे, इन्फिनिटी से 6 पे, बेटा इन इसको हम इस सीरीज को हम नाम देंगे हम्फ्री सीरीज। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने बेटा ऐसे लिख दिया, नहीं याद करना आपका। एक एक करके बेटा इनको थोड़ा अपन डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार ना एक छोटी सी बेटा कैलकुलेशन और कर देता हूँ, है ना, मैं आपके लिए बेटा चीजें थोड़ी सी आसान करने के लिए कैलकुलेशन और कर देता हूँ। आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पूछेंगे क्या बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से बेटा सवाल में वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछेंगे, चाहे वो बेटा एमिशन में पूछ लो, चाहे बेटा ऑफ कोर्स आपके एब्जॉर्प्शन पूछ लो। एब्जॉर्प्शन में वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एमिशन में वही फोटोन एमिट हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ आपसे पूछी जाएगी। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो पहले N1 स्टेट पे है बेटा, बाद में वो N2 स्टेट पे पहुंच गया। जब N1 स्टेट पर है उसके पास एनर्जी है E1 बेटा, यहां पर एनर्जी है E2 बेटा। चलो उल्टा बोल देता हूं, मान लो कि बेटा पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर था, फिर बेटा इलेक्ट्रॉन लेट से यहां पर है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो वो अपने अंदर से फोटोन बाहर निकालेगा। उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी, जैसे बेटा मैं एच सी बाई लेमडा भी लिख सकता हूं, इट विल बी ऑफ कोर्स एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1। सो सिंपल, खड़ाक से आंसर आ जाएगा।
बल्कि बच्चा बोलेगा सर ये E2 और E1 अक्सर इलेक्ट्रोवोल्ट में होते हैं, और सर आपने मुझे शुरू से ही बड़े प्यार से Hc की वैल्यू घुटवा रखी, कितनी बेटा, 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, या बेटा 1242 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर, डिपेंडिंग ऑन लैम्डा। बेटा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए, सॉरी वो एंगस्ट्रॉम में चाहिए। खड़ाक से मारा आंसर। और बेटा हो सकता है कि बेटा एक्चुअल जेई में जो वैल्यू हो बेटा Hc की 12400 दे रखी हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान कर देंगे। बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा, एक लाइन में काम बन। हालांकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है, बट बच्चा कहकर इसे मैं मैनेज कर लूंगा, कोई खास ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ा सा काम और आसान कर देता हूँ, यू विल लव इट। सुनना बेटा, यू विल लव इट। जो फोटोन निकलेगा उसके पास एनर्जी होगी, एनर्जी एट बेटा 2 माइनस एनर्जी एट 1। एनर्जी एट 2 को बड़ा बड़े आराम से लिख सकता हूं, माइनस आर टाइम्स एच सी, याद करो, माइनस आर टाइम्स एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर। कुछ तो याद रहोगे बेटा। अरे आर मतलब बेटा आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, माइनस माइनस बेटा प्लस, प्लस आर टाइम्स एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर। हो गया बेटा मेरा काम तो। एंड दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, एच सी बाय लेमडा, लेमडा फिर एच सी एच सी एच सी बेटा मेरे पास कैंसिल, और 1 अपॉन लेमडा बेटा मेरे पास आ गया है आर बेटा बाहर, जेड स्क्वायर बेटा बाहर, और मेरे पास बेटा ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस बेटा 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आपने बेटा बहुत बार शायद इसको केमिस्ट्री की बुक के अंदर इस फॉर्मूले को देखा होगा, और बड़े आराम से हमारा काम चल जाता है। इस फॉर्मूले से बड़ा हमारा बड़े आराम से काम चल जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो गई, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को बोलते हैं कि मुझे लेमडा नहीं, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकल रही है वो चाहिए। बेटा फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सी बाय लेमडा, बेटा आंसर आ जाएगा आर सी जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला टू रिमेंबर, है ना। मैं आगे रिमेंबर लिख नहीं रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख रहा। मैं तो कर रहा हूं बेसिक से करो, बेसिक से नहीं कर रहे बेटा, फिर हमने कुछ फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का चलो कोई बच्चा कहता है कि मुझे फॉर्मूला याद करना है, ले बेटा तू याद करना चाहे याद कर ले, ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच कन्विंस्ड कि इसे याद रखने की जरूरत है। अब मेरे को बच्चा टोक सकता है कि सर आपने जो वेवलेंथ निकलेगी, आपने सर उसको मुझे कितना प्यारा सा फॉर्मूला सिखा दिया, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 बड़ा वाला n1 छोटा, मैं लगा दूंगा आंसर आ जाएगा। लेकिन सर मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं फंसता हूँ। मैंने पूछा कैसे, वो बोलेगा कि सर आपने 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला सिखा रखा है, मुझे लेमडा निकालना पड़ेगा ना, और अगर लेमडा निकालना पड़ेगा तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन टफ है ना। वो 1 अपॉन आर, और आर की बेटा वैल्यू 109768 ऐसे कुछ लिख रखी है, तो टफ हो गया ना सर कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला याद ही क्यों करते हैं, हम सीधा फॉर्मूला ही लेमडा का याद कर लेते हैं ना। तो हमने इसको उल्टा कर दिया बेटा, 1 अपॉन लेमडा मेरे पास क्या है, आर जेड स्क्वायर, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n। लेमडा मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, देखना बड़ा मजा आएगा आपको, अपॉन n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर इंटू आर जेड स्क्वायर। अब मजे की बात यह कि 1 अपॉन आर मैंने तुम्हें पहले से याद कर रखा है कि वो 911 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मेरे बच्चों के पास क्या प्यारा सा फॉर्मूला बन गया कि सर काफी कैलकुलेशन मेरी बच गई, लेमडा सीधा ही निकाल लूंगा, 911 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड स्क्वायर, ठीक बेटा 1 अपॉन आर क्या होता है, 911 एंगस्ट्रॉम इंटू बेटा व्हाट, ओ सॉरी, हाँ सही बेटा, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर ऊपर आएगा ना, अरे यार बेटा मुझे 1 अपॉन लेमडा उल्टा लिखना था, ये कैलकुलेशन
उल्टा लिखेगा। यहां पर बेटा मेरे पास n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर बेटा ऊपर n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर उल्टा किया तो बेटा मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। और 1 अपॉन आर बेटा तुम्हें याद ही है कि दैट इज बेटा ऑफ कोर्स बेटा क्या 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन बेटा ऑब्वियस बात है जेड स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। सो सिंपल। ऑफ कोर्स बेटा n2 बड़ा वाला है और n1 छोटा वाला। किसी को बेटा बिल्कुल मेहनत नहीं करनी हो, क्या देखिए सर मैं तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करूंगा, बिल्कुल पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा हल्का फुल्का अंतर हो सकता है कि बेटा ठीक है ना, मतलब आप एग्जैक्टली अगर सॉल्व करो तो बेटा हो सकता है कि आंसर आ जाएगा लेट्स से कि 1035 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व इससे सॉल्व कर तो बेटा 1033 एंगस्ट्रॉम। बस इतना सा अंतर हो सकता है क्योंकि बेटा ये जो 911 एंगस्ट्रॉम है ना वो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ जो है ना वो कैलकुलेट कर दिया। अब सवाल में जो वैल्यूज दे रखी होंगी वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट हो सकती है, तो इतना सा अंतर आ सकता है, इतना सा अंतर चलता है क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा गैप तो होता ही है, तो बड़े आराम से हमारा इस फॉर्मूले से काम चल जाता है। और मैं इसके आगे रिमेंबर लिख रहा हूँ, फिर बेटा लैम्डास का तो काम ही खत्म हो गया। हालांकि बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये वाला फॉर्मूला बेटा अक्सर लिखा रहता है, मैं इसके बजाय इसको क्यों याद करा रहा हूँ, इसको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि बेटा ऑब्वियस बात है कि हमें 1 अपॉन लैम्डा नहीं लैम्डा पूछते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला याद रखने से फायदा क्या, हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उल्टा तो करना पड़ रहा है ना, तो उल्टा करने के बाद याद रख लो। तो आंसर आएगा 911 एंगस्ट्रॉम इंटू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। और जेड बेटा ऑफ कोर्स अक्सर बेटा सवाल जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा, तो जेड अक्सर 1 ही होगा। हीलियम हुआ तो जेड को 2 रख दो, बस इन दोनों का कोई सवाल पूछेगा, इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज हाइड्रोजन का पूछेगा, कभी कभी हीलियम का पूछेगा। बस बिल्कुल चिल लाइफ हो गई है ऐसा करने से, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल रहा हूँ, बड़े आराम से लगाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। मोस्टली सवाल सटासट बनते जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज अब कैलकुलेशन का। सबसे पहले लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में जैसे मैं वो कहा कि n2 जो होगा वो तो बेटा पता नहीं क्या होगा, लेकिन n1 जो होगा वो बेटा आपके पास 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या तो बेटा 1 से किसी n पे जाएगा या n से उठ के 1 पे आएगा। 1 से अगर n पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और n से उठ के अगर 1 पे आएगा तो ऑफकोर्स आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ बेटा ऑफकोर्स दोनों केस में सेम ही आएगी, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एमिशन स्पेक्ट्रम है क्या है। मैं बेटा कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल बेटा आपके पास ये है, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। सबसे पहले शॉर्टेस्ट आते हैं, वेवलेंथ बेटा सबसे छोटी होगी तो ऑफ कोर्स उसके पास, उस फोटोन के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी बेटा, एनर्जी सबसे ज्यादा तब होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से उठ के 1 पे आएगा। 1 पे क्यों, क्योंकि लाइमन सीरीज है ना इसलिए। इन्फिनिटी पर उसके पास जो एनर्जी है बेटा आपके पास वो 0 है, और 1 पर जो एनर्जी है बेटा वो -13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट है। तो जो फोटोन निकलेगा उसके पास बेटा जो एनर्जी आएगी बेटा वो आपके पास आएगी एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट 1, तो बेटा दैट कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच सी मैंने आपको याद करा रखा है बेटा 12,420, दिस इज 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा। इलेक्ट्रोवोल्ट से बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, लैम्डा ऊपर आया, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 12,420 अपॉन 13.6 एंगस्ट्रॉम। देखते बेटा ये वेवलेंथ कितनी आई है, 12,420 डिवाइडेड बाय बेटा कितना है 13.6। बेटा जो मेरे पास वैल्यू है बेटा वो लगभग बेटा 913 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा था ना 911 एंगस्ट्रॉम वाला, उससे भी आंसर आ जाएगा, बस उससे आपका आंसर 911 एंगस्ट्रॉम आएगा। उस 911 को 913 रखोगे ना तो बेटा ऑफ कोर्स आपका एग्जैक्टली 913 भी आ जाएगा। वो बेटा हल्का फुल्का डिफरेंस इसलिए कि वो 911 बेटा वो एच सी की वैल्यू 12,400 मान के निकाल लेगी, बेटा उसको ऐसे करके मान लेगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
अब इसी में बेटा मुझसे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी पूछ रखी है, तो चलिए बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। बेटा हमसे पूछा गया है कि बताओ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी। लाइमन सीरीज में बेटा किसी ने अगर मेरे से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी, लैम्डा सबसे लार्जेस्ट होती तो बेटा ऑफ कोर्स एनर्जी सबसे कम। लाइमन सीरीज में एनर्जी सबसे कम कब होगी बेटा, एनर्जी सबसे कम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन 2 से उठ के 1 पे आएगा, क्योंकि 3 से उठ के 1 पे आएगा, 4 से उठ के 1 पे आएगा, तो एनर्जी बेटा ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। 2 पर बेटा ऑफ कोर्स मेरे पास एनर्जी है -3.4, बेटा 1 पर एनर्जी मेरे पास है -13.6। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू -3.4 माइनस बेटा -13.6, that is 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, that is equals to hc by lambda। बेटा hc 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा आप कैंसिल करोगे, बड़े आराम से बेटा आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही लैम्डा बेटा मैं एक स्टाइल से और निकाल सकता हूं। कैसे बेटा, वही लैम्डा मैं एक स्टाइल से और निकाल सकता हूं। 911 एंगस्ट्रॉम, बेटा 911 भी लिख सकते हो, 913 भी लिख सकते हो, इंटू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, बेटा O1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन बेटा z का स्क्वायर। बेटा है तो बात हाइड्रोजन की ना, तो बेटा हाइड्रोजन तो बेटा Z1 ही है, इंटू बेटा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस बेटा ऑफ कोर्स 1 का स्क्वायर। आई थिंक बेटा मेरे पास आ गया 911 इंटू 4/3। देखना बेटा क्या आंसर आ गया, 911 इंटू 4 डिवाइडेड बाय बेटा आपका 3। आई थिंक बेटा 1214 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ गया होगा। ये भी बेटा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसकी वैल्यू भी लगभग लगभग इसी के आसपास आई होगी। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा आपके पास इस तरह से आ गई। बेटा आपने नोटिस किया कि लाइमन सीरीज जो है वो लगभग लगभग बेटा 913 एंगस्ट्रॉम से लेकर बेटा 1200 समथिंग एंगस्ट्रॉम के बीच में, बेटा 1214, बेटा 1214 लिख दो, बेटा 1215 लिख दो, एक बात है 1214 एंगस्ट्रॉम के बीच में है ये बेटा आपके पास लाइमन सीरीज। ठीक है, हमारी विजिबल लाइट जो है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। तो हमारी विजिबल लाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम है ना, ये वेवलेंथ तो उससे भी छोटी है, विजिबल से भी छोटी वेवलेंथ, मतलब वायलेट से भी छोटी वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये अल्ट्रा वायलेट है, इसको हम देख नहीं पाएंगे। बेटा याद रखना, आपकी लाइमन सीरीज जो होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर लाई करेगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ वायलेट वाले से भी छोटी है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करेगी ना। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल बेटा मुझसे और पूछ रखा है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एच गामा ऑफ लाइमन सीरीज। बिल्कुल कर लेंगे, लाइमन सीरीज है तो बेटा पक्की बात है कि 1 पर तो आना है, 2 से आता तो बेटा बीटा, सॉरी 2 से आता तो अल्फा, 3 से आता तो बीटा, बेटा 4 से आएगा तो गामा। याद है बेटा, यहां से यहां अल्फा, यहां से यहां बीटा, यहां से यहां गामा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली यहां से उठ के यहां पे आया है और कोई ना कोई फोटोन निकलेगा। उस फोटोन के पास बेटा ऑफ कोर्स एनर्जी होगी, एनर्जी एट 4 माइनस बेटा एनर्जी एट 1। एनर्जी एट 4 बेटा मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को बेटा एनर्जी एट 4 याद ही है, -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा 1 पर एनर्जी याद है बेटा -13.6, बेटा कितना हो गया +13.6, बेटा मेरे ख्याल से 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया। दैट शुड बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। वापस से बेटा hc को 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट दोनों तरफ से कैंसिल, लैम्डा की बेटा वैल्यू जाएगी 12,420 डिवाइड बाय बेटा 12.7 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। कूल, यही बेटा एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे कि ये आपका हो गया है n2, बेटा ये आपके पास हो गया है n1। आप बेटा आराम से कह सकते हो कि लैम्डा आएगा 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन z का स्क्वायर, हाइड्रोजन तो बेटा Z1 ही होगा, n2 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस बेटा ऑफ कोर्स n2 का स्क्वायर माइनस n1। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक बेटा आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए बेटा, क्या आंसर आना चाहिए? 911 इंटू बेटा व्हाट 16, ठीक है, this divided by बेटा 16 minus 1, 16 minus 1 is बेटा of course 15, तो this divided by बेटा आपका 15।
आई थिंक बेटा 971 एंगस्ट्रॉम के आसपास बेटा आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे निकालोगे और ऐसे निकालोगे बेटा, वैल्यू लगभग लगभग आपकी आसपास ही आएंगे। सवाल अगर ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बड़े आराम से काम बन ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, जेई के बेटा मेन में सवाल पूछा है, लेकिन सवाल थोड़ा बहुत ऐसे एडवांस टाइप का है। मैंने बेटा रेड मार्क भी कर रखा है, सवाल को ऑफकोर्स थोड़ा टफर साइड में मानूंगा। सवाल क्या है सुनिएगा। एक हाइड्रोजन एटम है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। हाइड्रोजन एटम बेटा ग्राउंड स्टेट में, मतलब n इक्वल टू 1 पर है। एब्जॉर्ब करता है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो बच्चे मेरे स्मार्ट बच्चे हैं, जिनको मैंने कहा था कि बेटा ये एनर्जी डिफरेंसेस याद कर लो, हो सकता है कि उसके दिमाग में तो ऐसे बिजली कौंधना स्टार्ट हो गई कि हाँ ये 10.2 मेरे को याद है। एनर्जी है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय द वैल्यू n इक्वल टू 1 पर आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन पहले से है, उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसके पास एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब एनर्जी कितनी हो गई, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पहले से थी, अब बेटा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट फोटोन से आ गई, तो एनर्जी हो गई है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट को मैं लिख सकता हूँ -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। बेटा एन मेरे पास कितना आ गया 2, है मोस्टली आदि था सारे बच्चों को, तो एन इक्वल टू 2 पर हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो जैसे ये 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन कूद के बेटा आपके पास यहां पहुंच गया। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पर पहुंच गया। लेकिन सवाल में सिर्फ इतना नहीं पूछ रखा, आगे भी बातें कर रखी है। क्या बात कर रखी है, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी द इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है। जब n इक्वल टू 1 पर है तो एंगुलर मोमेंटम है 1h अपॉन 2 पाई। बेटा फॉर्मूला याद ना, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जब n इक्वल टू 2 पर है तो 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई। मुझसे पूछा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी h अपॉन 2 पाई। बेटा h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। बेटा इतनी दे रखी है h की वैल्यू ना, आगे नहीं लिखनी, हालांकि 6.626 होती है, इतनी दे रखी है उसको, अपॉन 2 पाई। बेटा 2 ठीक है, 3.14 बेटा ये लिख दो। ये बेटा ऑफकोर्स 6.6 से थोड़ा सा छोटा आएगा, इसको हम डिवाइड 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेस्ट पर -34। बेटा 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेस्ट पर -34 बेटा मेरे ख्याल से 2 बेस्ट लग रहा है। एग्जैक्ट बेटा कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो ना। नेक्स्ट इज बाल्मर सीरीज। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा ये तो नहीं पता, ऊपर से कहीं से आएगा, लेकिन जाएगा कहां पे, n इक्वल टू 2 पे जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूद के n इक्वल टू 2 पर आएगा, तो ये जितने फोटोन निकलेंगे, ये सारे के सारे फोटोन्स को हम कलेक्टिवली बाल्मर सीरीज कह सकते हैं। अगेन जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होगा वो इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, उसके पास वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन तब निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा। ये तो हम हल्का सा सोचेंगे तो सारा सारा काम अपने दिमाग में लगातार फिट होता जाएगा। ठीक, हमसे सवाल में पूछ भी रखा है, बट फाइंड शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। निकालते हैं बेटा। सबसे पहले शॉर्टेस्ट, बेटा शॉर्टेस्ट वो होगा जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा। एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब इन्फिनिटी से उठ के इलेक्ट्रॉन 2 पे आएगा। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है दैट इज ऑफ कोर्स बेटा टेंडिंग टुवर्ड 0। 2 पर जो एनर्जी है बेटा दैट इज -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ कोर्स। जब यहां से यहां आएगा तो बड़ा एनर्जी का चेंज आएगा 0 -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी उसकी घट जाएगी। जितनी एनर्जी घट जाएगी उसके बराबर का बड़ा फोटोन निकल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। दिस इज ऑफ कोर्स द लैम्डा शॉर्टेस्ट। hc की वैल्यू मेरे बच्चों ने याद कर रखी है 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन बड़ा लैम्डा शॉर्टेस्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट बड़ा इलेक्ट्रोवोल्ट आपके पास कैंसिल, लैम्डा शॉर्टेस्ट बड़ा मेरे पास रहेगा 12420 एंगस्ट्रॉम अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 3. ये जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो हमारे पास बड़ा इस तरह से आ जाएगी 12420 डिवाइडेड बाई 3.4, बड़ा मेरे ख्याल से 365
लिख देता हूँ 3650 एंगस्ट्रॉम, ये सबसे छोटी वेवलेंथ। हमें बेटा सबसे बड़ी वेवलेंथ अगर निकालनी हो तो बेटा सबसे बड़ी वेवलेंथ निकालनी हो, अगेन बेटा आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे बड़ी वेवलेंथ अगर निकालनी होगी, अगेन बेटा हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे बड़ी वेवलेंथ तब आएगी जब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा। एनर्जी डिफरेंस बेटा सबसे कम कब होगा? एनर्जी डिफरेंस सबसे कम तब होगा जब इलेक्ट्रॉन 3 से कूद के 2 पे आएगा। 3 पे बेटा उसके पास एनर्जी है 1.51 माइनस में बेटा यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट। दैट एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। या फिर एक तरीका और है, वो क्या है कि हम लिख सकते हैं लेमडा लॉन्गेस्ट जो होगा उसकी वैल्यू होगी 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वायर इंटू बेटा वोट n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आई थिंक 911 एंगस्ट्रॉम इंटू बेटा 9 इंटू 4 अपॉन बेटा 5 बेटा 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर बेटा 4। तो मेरे पास क्या जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम इंटू 9 इंटू 4, दिस टोटल डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स बेटा आपका 5। मेरे पास बेटा ये लगभग 6560 एंगस्ट्रॉम के आसपास बेटा मेरे पास ये आ गया। तो इसका मतलब बेटा मेरे पास जो बाल्मर सीरीज है बेटा वो 3650 से लेकर 6560 तक है, हाँ 6560 एंगस्ट्रॉम के बीच में बेटा हमारी ये बाल्मर सीरीज रहेगी। ये जो रीजन है बेटा प्राइमरली आप देख सकते हो कि ना ये एक तरीके से विजिबल रेंज के अंदर है, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि बाल्मर सीरीज जो है वो बेसिकली हमारी विजिबल रेंज के अंदर है, जिसको हम लाइट भी कहते हैं, जिसको हम लाइट भी कहते हैं। अगेन बेटा कोई बाल्मर सीरीज में तुम्हें एच बीटा एच गामा एच डेल्टा अगर पूछ ले, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है, कोई खास ऐसा बड़ा काम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है बेटा ये तो नहीं पता, लेकिन उठ के कहां पे आएगा? उठ के बेटा वो n इक्वल टू 3 पे आएगा। 1 पे आएगा तो लाइमन, 2 पे आएगा तो बाल्मर और 3 पे आएगा तो बेटा ऑफकोर्स पास्चन। अगेन इस सीरीज के अंदर बेटा सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? सबसे शॉर्टेस्ट तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंफिनिटी से कूद के बेटा n इक्वल टू 3 पे आ जाएगा। इन्फिनिटी पर बेटा उसके पास एनर्जी कितनी है? 0 है। 3 पर बेटा उसके पास एनर्जी कितनी है बेटा? मेरे ख्याल से -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा इसके पास एनर्जी है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आएगा तो वो कितनी एनर्जी लूज करेगा? ऑफ कोर्स 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लूज करेगा। दैट इज इक्वल्स टू एचसी बाई लेमडा बेटा, दिस इज लेमडा शॉर्टेस्ट। लेमडा शॉर्टेस्ट की बेटा वैल्यू आ गई 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम बेटा, ये तो मेरे एचसी की वैल्यू अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। जैसे बेटा मैंने डिवाइड किया हमारे पास बड़ा आराम से सारा का सारा काम बन जाएगा। 12,000 सॉरी 12,420 डिवाइडेड बाय बेटा 1.51 बेटा मेरे ख्याल से 8,225 एंगस्ट्रॉम। बेटा ये आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, मैं तो सिर्फ वो सिर्फ एक पॉइंट मेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। ये आपके पास सबसे छोटी वाली वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो 4 से 3 पे है ना बेटा, वो 4 से 3 पे आएगा। ये आपके पास n2 होगा बेटा, ये आपके पास n1 होगा। एनर्जी डिफरेंस से भी कर सकते हो बेटा, यहाँ पर आपके पास -0.85 बेटा, यहाँ पर आपके पास 1.51 और डिफरेंस निकाल के बेटा एच बाय लेमडा कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा बड़ा रास्ता क्या है? दूसरा आप कह सकते हो कि लेमडा लॉन्गेस्ट विल बी 911 एंगस्ट्रॉम इंटू बेटा 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आई थिंक 911 इंटू 16 इंटू 9 बेटा, 16 में से 9 बेटा गए, कितने बच गए? 7 बच गए ना। तो कैलकुलेट करना बेटा, आई थिंक 900 इंटू 16 इंटू 9 ये आ गया, बस दिस डिवाइडेड बाई 7। आई थिंक बेटा 18,000 के आसपास आ गया होगा, 18,740 एंगस्ट्रॉम। आप ऐसे कह सकते हो
कि आपकी जो बाल्मर सीरीज होगी उससे बड़ा आपकी जो पास्चन सीरीज होगी वो इन दोनों वेवलेंथ के बीच में लाई कर रही है। सबसे छोटी वेवलेंथ बेटा ये सबसे बड़ी वेवलेंथ। हमारी जो रेड लाइट है ना बेटा वो भी 7,000-8,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। ये वाली वेवलेंथ तो उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब हम जो पास्चन सीरीज है उसको देख नहीं पाएंगे। और हमारी रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ है। इसका मतलब ये किस में लाई करेगी? ये इंफ्रा रेड रीजन के अंदर लाई करेगी। ये हमारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेगी। कौन सी? पास्चन सीरीज। ऐसे में बाकी भी निकाल सकते हो, ब्रैकेट हम फ्री पीफन सब निकाल सकते हो, कोई खास दिक्कत है नहीं, लेकिन कोई ऐसे पूछने वाला नहीं है ना। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी है ना। ये हमने खूब सारे सवाल भी कर लिए, साथ साथ बड़ा मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि अल्ट्रावायलेट में लाइमन, विजिबल में बार्मर, अनु इंफ्रारेड में पास्चन, ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई और ऑफकोर्स अपने साथ साथ में सवाल भी कर ही लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल। एंड अगेन मैथमेटिक्स भी है। इस तरह के सवाल को करने के लिए जो मैनिपुलेशन चाहिए बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए बेटा इसके अंदर सवाल के अंदर क्या कह रहा है। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स इट ट्रांजिशन फ्रॉम n प्लस वनथ लेवल टू nth लेवल। ठीक है, n जो है बेटा वो 1 से बहुत बहुत बड़ा है, ये मान के चल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो सुनना, ये चलते चलते बेटा मेरे पास कोई ना कोई ऐसे हाइड्रोजन एटम है। ये मेरे पास nth स्टेट है बेटा, मेरे पास ये n प्लस वनथ स्टेट है। लेट से बेटा यहां पर एनर्जी है E, बेटा यहां पर एनर्जी है लेट से E प्लस डी। ये डीई क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे एनर्जी गैप लगातार कम होता जा रहा है ना। और हमें साफ साफ बोल रखा कि एन जो है 1 से बहुत बड़ा है। अब तुम खुद देखो कि शुरुआत में तो एनर्जी गैप फिर भी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे लगातार एनर्जी गैप लगातार घटता जा रहा है कि नहीं? तो मैंने ये वाला फैक्ट यूज किया कि एन इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। इसका मतलब ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आएगा उसकी एनर्जी घटेगी। पहले एनर्जी थी उसकी E प्लस डीई, बाद में बेटा उसके पास एनर्जी हो गई है E, तो उसने ये डीई एनर्जी लूज कर दी है। ये जो एनर्जी लूज कर दी है बेटा इट शुड बी इक्वल टू एच इंटू एफ। लेकिन बेटा इट शुड बी इक्वल टू एच इंटू एफ, मुझसे तो एफ पूछा ना। अब ये डीई कैसे लिखेंगे? डीई ऐसे लिखेंगे, मुझे पता है कि एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। मैं डीई बड़े आराम से लिख सकता हूं -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 1 का स्क्वायर। बड़ा ये एन की पावर -2 को डिफरेंशिएशन करना, बड़ा -2 अपॉन एन क्यूब इंटू डीएन। ये डीएन क्या है? बड़ा डीएन है बड़ा मेरे ख्याल से चेंज इन एन। वैसे बड़ा चेंज इन एन जो ना वो आपका 1 है भाई। पहले एन प्लस 1 था बड़ा, बाद में एन हो गया, तो चेंज इन एन इज बड़ा ऑफ कोर्स 1। हालांकि वैसे -1 होना चाहिए बट हमें प्लस माइनस में इतना इंटरेस्ट है नहीं। कुल मिला के बेटा मेरे पास जैसे मैंने डीएन को 1 रखा बेटा, इस डीई को जैसे मैंने यहां पर रखा, डीई शुड बी इक्वल टू एच इंटू एफ। बाकी सब तो बड़ा कॉन्स्टेंट ही है मेरे ख्याल से। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? एन क्यूब बच जाएगा। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स देयर इज ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। ठीक है, डीएन को बड़ा 1 कैसे रखा? डीएन बड़ा से एग्जैक्टली निकालना तो -1 बोलना चाहिए, बट ठीक है, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह पूछ रहे कि क्यों झगड़ा करना इस बारे में। डीन मतलब चेंज इन एन, पहले बेटा एन एन प्लस 1 था, बाद में एन एन हो गया। तो हम बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोटोन एमिटेड या बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब भी बेटा ये पॉइंट याद रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन nth स्टेट पे है और उसे फाइनली बेटा 1 पे आना है, तो उसके पास आने के खूब सारे रास्ते हैं, है ना। वो बेटा n से n-1 पे आएगा, फिर n-2 पे आएगा, है ना। ऐसे खूब सारे रास्ते बेटा उसके पास है। हर रास्ते कॉरेस्पॉन्डिंग वो अपने अंदर से कोई ना कोई फोटोन निकाल सकता है। कितने तरह के फोटोन निकल सकते हैं बेटा, उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज NC2। मतलब n लेयर्स में से 2 लेयर चूज करनी है। जैसे n मटेरियल है, n चीजें, उसमें से 2 चीजें चूज करनी है, तो अपन NC2 यूज करते हैं ना वैसे। एंड NC2 एवरीवन नोज इट इज n इंटू n-1 अपॉन 2। मैं चलो मैं तुम्हें है ना वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लो बेटा ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास बेटा 2 है, ये बेटा मेरे पास 3 है, और मेरे पास ये 4 है। कितने तरह के फोटोन निकल सकते हैं? ऑफ कोर्स बेटा 4C2 फोटोन निकल सकते हैं। आई थिंक दैट इज 4 इंटू 3 अपॉन 2।
आई थिंक 6 तरह के फोटोन निकल सकते हैं। अब 6 तरह के फोटोन कैसे निकल सकते हैं जरा सोचना। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4 से अगर 1 पे आ रहा है तो 6 तरह के फोटोन निकल सकते हैं। सुनना, 4 से 1 पे आएगा एक फोटोन, 4 से 2 पे आएगा दूसरा फोटोन, 4 से 1 पे आएगा तीसरा फोटोन। तो 3 तरह के फोटोन तो ये हो गए, और ये तीनों फोटोन अलग अलग तरह के फोटोन है, अलग अलग तरह के फोटोन है। इसके पास एनर्जी अलग है, इसके पास एनर्जी अलग है, इसके पास एनर्जी है। 3 तो ये हो गए, 3 और निकल सकते हैं। कैसे? जैसे 4 से 3 पे आ गए तो इलेक्ट्रॉन 3 पे थोड़ा रहेगा, 3 से यहां भी तो आएगा, 1/3 से 2 पे आएगा, 1/3 से 1 पे आएगा, तो 2 ये हो गए। 3 पहले से थे, 2 और हो गए। ऑफकोर्स बेटा ये वाला फोटोन और ये वाला जो फोटोन है ये इन फोटोन से डिफरेंट टाइप है। इसके पास जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी बराबर थोड़ी अलग अलग है, और एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, तो ऑफकोर्स नया फोटोन ही था एक तरीके से। सर 6 5 हुए, एक और बच गया। कौन सा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा यहां रह गया, यहां से जब वापस नीचे आएगा तो एक तरह का फोटोन और निकलेगा। एक ये रहा, 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 एक ये रहा। कितने तरह के बेटा फोटोन निकल सकते हैं? 6 तरह के फोटोन निकल सकते हैं। और जितने तरह के बेटा फोटोन निकल सकते हैं उतने ही तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। मतलब वो जो हमारे जो फोटोग्राफिक प्लेट बना रखी थी ना, उस पर जो लाइन मिसिंग या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम में वहां पर स्पेसिफिकली अगर लाइट दिख रही है तो 6 तरह की लाइट दिखेगी, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो 6 तरह की लाइन गायब होंगी। तरह की लाइन वो लैम्डास, सिर्फ ये 6 तरह के लैम्डास होंगे, यही गायब होंगे या फिर यही मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो आप थोड़ा सिर्फ और सिर्फ वाला फॉर्मूला याद रखो कि टाइप्स ऑफ फोटॉन्स आर Nc2 या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर Nc2। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एक छोटी सी बात और, दैट इज इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं पीवाईक्यूज वगैरह देख रहा था तो बड़ा कोई ऐसे सवाल इस पे है नहीं, बट फिर भी मुझे बताने में कोई खास टाइम नहीं लग रहा, तो मैं नाक से बताया। हमने ये मान के चला कि न्यूक्लियस बहुत भारी है तो वो रेस्ट पे है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। और ऐसा मान के बड़ा हमने बड़े आराम से रेडियस भी निकाल दिया और एनर्जी भी अपन ने बड़े आराम से निकाल दी। मास बड़ा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का मास है, बाकी बड़ा ऑफ कोर्स सारी चीजें कांस्टेंट है, जेड और एन बड़ा आपको पता ही है। लेकिन अगर मान लो कि न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का मास कभी कंपेरेबल हो जाए तो दोनों के दोनों रोटेट करेंगे अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ये कहानी काफी तक वैसी सी होगी जैसी मैंने आपको ग्रेविटेशन के अंदर डबल स्टार सिस्टम पढ़ाया। नहीं आता ना? डबल स्टार सिस्टम के अंदर 2 स्टार थे, वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के ओर ऐसे ऐसे लगातार घूमते जा रहे थे। बिल्कुल वही कहानी हमारे पास यहां पर रिपीट। तो अगर मान लीजिए दोनों का मास अगर कंपेरेबल है तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, यहां से बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास r1 हो जाएगी, बड़ा मेरे पास ये डिस्टेंस आपके पास r2 हो जाएगी। ये r2 रेडियस से सर्कल में चक्कर काटेगा, बड़ा ये ऑफ कोर्स आपके r1 रेडियस से सर्कल में चक्कर काटेगा, और दोनों अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर लगातार घूमते रहेंगे। यहां पर बस रेडियस मैं सॉल्व करना कोई बहुत टफ काम नहीं है बट मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूं। जो रेडियस आएगा बेटा उसका जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी बेटा सिंपली एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई म्यू इंटू एन स्क्वायर बाई से। बस इतना सा अंतर है। म्यू मतलब बेटा इस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास ऐसा शब्द नहीं है कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो बेटा। रिड्यूस्ड मास जो होगा वो होगा मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन बेटा ऑफ कोर्स एन प्लस। ये मेरे पास बेटा फॉर्मूला बन जाए। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ, है ना? और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर पाई एम। बेटा मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। सर ऐसा करने से क्या फायदा? बेटा ऐसा करने से ये फायदा है कि ये वाली जो वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू तूने पहले से याद करी हुई है। ये वाली वैल्यू बेटा तूने पहले से याद कर रखी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एम अपॉन म्यू इंटू बेटा एन स्क्वायर अपॉन जेड। किसी भी nth ऑर्बिट में बेटा न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा आपके पास इस तरह से आ जाए। फेयर इनफ। इसी तरह से अगर आप एनर्जी निकालोगे तो आपके पास जो पूरे सिस्टम की एनर्जी आएगी उसका एक्सप्रेशन काफी हद तक बेटा वैसे ही आएगा जैसा हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूव करने पे आया था, वैसा ही आएगा। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर ये
कि माइनस म्यू ई रेस टू पावर 4 अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बस इतना सा अंतर है कि वहां पर हमारे पास बड़ा ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर आपके पास म्यू आ गया। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास बड़ा ऐसे आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख सकता हूं। किसी भी nth स्टेट में एनर्जी आपके पास आएगी माइनस एम ई रेस टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू म्यू बाई एम इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आप बेटा समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। बेटा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एम ई रेस टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले से याद करा रखी है। दिस वैल्यू इज बेसिकली माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू बेटा ऑफ कोर्स बाकी म्यू बाई एम इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जब भी बेटा आपका न्यूक्लियस वगैरह मूव कर रहा हो तो आप बेटा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। रेडियस में आपको एम बाई म्यू से मल्टीप्लाई करना है और एनर्जी वाले टर्म्स में आपको म्यू बाई एम से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। कोई बच्चे का डेरिवेशन करना चाहे बेटा डेरिवेशन भी कर सकता है। बस इतना सा फर्क है कि ये R1 रेडियस में घूम रहा है, ये R2 रेडियस में घूम रहा है। वही दो इक्वेशन, एक बेटा आपके पास न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन और दूसरी आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास के इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दो, इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दो। दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो सम आएगा वो NH/2π के बराबर कर दोगे। यही सारा रिजल्ट बेटा सटासट आपके सामने आ जाएंगे। जिस बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की पढ़ाई कर रहा हो, वो बेटा ये फॉर्मूले से काम चला सकता है। इवन फॉर्मूला छोड़ देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबसे पहले लिख दिया था कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब एडवांस के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई मेन में भी इक्का दुक्का सवाल पूछ रखे हैं जेई ने। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा जो जेई ने पूछ रखे हैं एंड क्या कहता है बेटा सुनिएगा। इस हाइपोथेटिकल मॉडल में क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि एक पार्टिकल है, वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। हाइपोथेटिकल कोई बटन मटेरियल लेंगे और बोलेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन या फिर ये वाला पार्टिकल या फिर ये वाला चार्ज पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और ये जो पार्टिकल है ना, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2π होगा। बस जो आपका हाइपोथेटिकल मॉडल ना, उसमें जो फोर्स आएगा या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी वो कोई न्यू एक्सप्रेशन होगी, कुछ नए एक्सप्रेशन दे देंगे। हमारी तरह बेटा हमने जो अभी तक पढ़ रखा ना कि प्रोटॉन बीचों बीच है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसा ना होकर कुछ नया दे देंगे। या तो फोर्स दे देंगे या बेटा आपके पास आपका पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे तो फोर्स हम बड़े आराम से ऐसे निकाल देंगे, फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr। और अगर फोर्स दे दिया तो बेटा फिर तो काम ठीक है। और फोर्स को हम बड़े आराम से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर से एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π हमारे पास पहले से है ही। इन दोनों इक्वेशन से हम बड़े आराम से सारा काम कर ले। तो कहने का अर्थ बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कि ये कोई नया फोर्स सवाल के अंदर हमें दे देंगे और उस नए फोर्स से हमें सारी चीजें करने के लिए वो कह देंगे और हमें बड़े आराम से सारा सवाल निपटाना होगा। ठीक है, चलिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सवाल से बेटा मैं आपको स्टार्ट करता हूं। सेम सवाल बेटा जी ने पूछ रखा है, लेकिन मैं सवाल में थोड़ी सी ज्यादा बातें पूछ रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं सवाल बेटा मुझे लिखने में समय भी लगा, तो मैं सवाल में ज्यादा बातें पूछ रहा हूं, इसलिए बेटा मैंने अपना सवाल लिया है। मैं इसके आगे वो वाला सवाल भी दिखाऊंगा आपको जो एनटीए ने पूछा है, उसमें ऑफकोर्स बेटा उन्होंने कम बातें पूछी है। ठीक है, आराम से सुनिए। अब यह बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल मॉडल बता रहा है, एकदम इमेजिनरी मॉडल बता रखा उसने। पोटेंशियल एनर्जी इन ए रीजन इज गिवन एज U इज इक्वल्स टू KR²। ये बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और R जो है बेटा वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द रीजन अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट बेटा वो आपका जो पार्टिकल है एम मास का, वो लगातार सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो पार्टिकल चार्ज है भी या नहीं है ऐसा कुछ नहीं दे रखा, जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स वगैरह दे रखी है उससे हम फोर्स निकाल लेंगे। इफ पार्टिकल फॉलोज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ये कि वो पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल अगर फॉलो करता है। ये कोई एटॉमिक मॉडल नहीं है, एटम की बात नहीं हो रही है, कोई नई बात हो रही है।
कोई नया पार्टिकल है, वो नया पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन की तरह एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को बस फॉलो कर रहा है। बस ये वाली बात हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, देन फाइंड इट्स पॉसिबल ऑर्बिटल रेडियाई। बेटा ये कौन जिस ऑर्बिट में घूम सकता है उसकी क्या क्या रेडियाई पॉसिबल है, क्या क्या बेटा स्पीड्स पॉसिबल है, क्या क्या काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है और क्या क्या उसकी टोटल एनर्जी पॉसिबल है, हमसे सवाल के अंदर ये पूछ रखा है। तो चलिए बेटा आराम आराम से अपन सोचने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन बेटा ऑफ कोर्स आपके पास ओरिजिन है। अगर मैं सवाल सही समझ पाया हूं तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब यह है कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस की दूरी पर बेटा, ओरिजिन से आर डिस्टेंस की दूरी पर यहां 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 पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ये एक तरीके से मेरे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या शब्द यूज कर रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यूज कर रहा हूं। U इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर से एक बात और पता लग रही है कि जैसे से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं ऐसे एक दूर बड़ा बड़ा रेडियस लूं, ऐसे बड़े रेडियस का एक ऐसे ले लूं स्फीयर, ऑफ कोर्स इसका आर ज्यादा है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, फोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता है। इसका मतलब फोर्स जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक बात और, पता नहीं अगेन मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, अगर इस तरह से आपके पास सर्कुलर या फिर स्फेरिकल अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हुआ करती थी या फिर जो फोर्स होते हैं वो हमेशा रेडियल होंगे। कुछ कुछ तो याद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे रीजन में फोर्स जो होगा वो कुछ कुछ ऐसे होगा, रेडियली इनवर्ड टाइप का। ऐसे फोर्स यू होगा तभी तो बड़ा आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्स जो है वो कुछ कुछ ऐसे। आखिर फोर्स है कितना? बच्चा बोलेगा सर आपने मुझे याद करा रखा है, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर। बड़ा फोर्स है कितना, बड़ा उसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2 टाइम्स के आर। माइनस तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि आर वेक्टर अगर ऐसे है तो आपके पास फोर्स वेक्टर ऐसे है। बस मुद्दे पे आते हैं, सवाल में कहना क्या चाह रहा है वो तो हम समझ गए। अब वो सवाल तो करो एटलीस्ट बेटा, मुझे उस पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस वेडियस सब निकालनी है बेटा। मेरे पास ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और कोई पार्टिकल है वो बेटा ऐसे लेट से कि आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहा है। ये बेटा मेरे पास कोई पार्टिकल है जो ऐसे आर रेडियस के सर्कल में ऐसे चक्कर काट रहा है। ये रहा पार्टिकल एम मास का चक्कर काट, ये रहा बेटा पार्टिकल ऐसे, ये किसी वेलोसिटी v से यूं चक्कर काट रहा है। ऑफ कोर्स बेटा वेलोसिटी v से चक्कर काट रहा है तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। क्या अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या? ये कोई बेटा एटम थोड़ी के बीच में न्यूक्लियस है, एटम एटम तो कुछ बोल नहीं रखा, ये तो कोई नया सवाल है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा। समझदार बच्चा बोलेगा कि हाँ सर अंदर की तरफ एक फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 kr। वैल्यू बेटा दे नहीं रखी थी, हमने बड़ी मेहनत से निकाली है कि फोर्स जो हमारे पास वो 2 kr। मुझे v निकालना है, r निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। अंदर की तरफ मैं अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, मैं एक लाइन में बड़े आराम से कह सकता हूं कि इकलौता फोर्स है अंदर की तरफ 2 kr। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन दैट इज ऑफ कोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक इक्वेशन से पार पड़ने वाली है नहीं, वी और आर दो अननोन है, उसको सोल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए। दूसरी इक्वेशन बच्चा बोलेगा सर यहां से एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन लगा दो। क्यों लगा दें? सवाल में बोल रखा है कि ये पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करना है, फॉलो कर रहा है, तो हम क्यों झगड़ा करें? जब बोल रहा है तो मान लेते हैं ना। यहां से एम मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सब बच्चों को नजर आ रहा है, एम इंटू वी इंटू आर एंड इट शुड बी इक्वल टू बेटा ऑफ कोर्स एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। हो गया बेटा अपना काम। v को एलिमिनेट करेंगे आर आ जाएगा, आर को एलिमिनेट करेंगे बस v आ जाएगा। बड़े आराम से हमारे सारे के सारे काम मिल जाएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं थोड़ा मेरे पास आ जाएगा 2kr स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, या बेटा v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2k बाई एम इंटू आर। इस v को बेटा उठा के यहाँ रखो तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू वी। बेटा v मेरे पास है 2k
अपॉन एम इंटू आर, एक बड़ा आर और है तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बड़ा आर स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई है एन एच अपॉन 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 2m की। सही है ना बेटा, यहां से मेरे ख्याल से आर की मेरे पास वैल्यू आ गई। बेटा क्या वैल्यू आ गई है, मेरे पास वैल्यू आ गई है एन एच अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 2m का भी रूट। ये बेटा मेरे पास अलग अलग बेटा एन के लिए आर की वैल्यू आ गई है। एन इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये एन इक्वल टू 1 बेटा नियरेस्ट ऑर्बिट, फिर अगली ऑर्बिट, फिर अगली ऑर्बिट, हम सबका रेडियस बड़े आराम से निकाल सकते। ये आर आ गया। सर मुझे वी चाहिए, बेटा वी चाहिए तो बेटा वी भी निकाल लेंगे। वी कितना होगा बेटा, वी मेरे पास ऑफ कोर्स होगा रूट ऑफ 2k/m इंटू आर, रूट ऑफ 2k/m इंटू आर। मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि v की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 2m के, बेटा 2k/m बेटा अंदर ले आऊं पूरे की बेटा पावर हाफ, बेटा पूरे के पावर हाफ। 2 से मेरे बच्चे 2 कैंसिल, तो v की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी, एन एच की अपॉन पाई टाइम्स रूट ऑफ 2 इसकी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बेटा पहले से बोल रखी है के आर स्क्वायर, बेटा आर हमें पता ही है, आर स्क्वायर बेटा हमें पता ही है, तो पोटेंशियल भी पता ही है, हमें टोटल एनर्जी भी पता ही है। फिर से बोल दूं, मैंने बेटा सवाल में तुमसे क्या क्या पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, वी को उठा के यहाँ रख दो। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है दैट इज के आर स्क्वायर, आर को उठा के बेटा यहाँ रख दो। टोटल एनर्जी अगर पूछी बेटा इन दोनों का आप सम कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी बड़े आराम से आ जाए। जिस तरह का ये वाला सवाल था, ऐसा ही सवाल बेटा एनटीए ने भी एक बार पूछ रखा है। ये शायद 2023 का सवाल होगा एंड बिल्कुल सेम साइज सवाल बेटा, कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। A small particle of mass m moves in such a way that potential energy is something something r square, बेटा something something r square बिल्कुल वैसा हो गया, बस वहां पर k था, अब यहाँ पर बेटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, where omega is constant, r is the distance of the particle from origin। ठीक है बेटा, ओरिजिन से अगर r डिस्टेंस की अगर दूरी पर अगर देखें तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। Assuming Bohr's quantization rule of the momentum, of course बेटा वो एंगुलर मोमेंटम बोलना चाह रहे हैं, एंड सर्कुलर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बेटा nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो पूछी है, तो ऑफ कोर्स बेटा ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ऐसे, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स भी होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया बेटा, फोर्स निकालना बिल्कुल आसान है, दैट इज ऑफ कोर्स बेटा माइनस डी यू बाई डी आर, हाफ ठीक है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, तो अंदर की तरफ बेटा मेरे पास एक फोर्स आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। माइनस तो सिर्फ उसे बता रहा है कि फोर्स अंदर की तरफ, दिस इज द फोर्स, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सॉल्व करते बेटा, पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, एम वी आर शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मुझे वी में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो ना आर में इंटरेस्ट है। मेरे बच्चे बोलेगा सर वी को उठा के यार, जैसे उठा के रखा बेटा मेरे पास आ गया एम ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो रेडियस की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है रूट ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई एम ओमेगा। कुल मिलाकर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर हाफ, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स बेटा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हालांकि पिछले सवाल में बेटा ध्यान से देखो तो वहां पर भी रेडियस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन था, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन है। ये कोई रिजल्ट नहीं याद रखना, मैं तो बता रहा हूँ कि सवाल ऐसे ऐसे पूछ रखे है ना, ऐसे बेटा एक सवाल और पूछ रखे हैं, आप चाहो थोड़ा खुद भी कर सकते हो, बस एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। ये बेटा शायद 2021 का सवाल है, सेम ही सवाल है, बस एक्सप्रेशन चेंज है। पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbit
वेयर सेंट्रल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू U नॉट R रेज टू पावर 4। तो सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर पड़ा कि सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे R रेडियस के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरह से दे रखी है। तो फोर्स कितना होगा बड़ा, फोर्स इसका डिफरेंशिएशन होगा, 4 बड़ा नीचे आ गया, U नॉट R रेज टू पावर 3 बड़ा ये फोर्स आ गया। अगर आपके पास इस तरह से m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से अगर जा रहा है और r रेडियस सर्कल में अगर घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर बाई r। किसके कारण? इस फोर्स के कारण। इफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस आर अप्लाइड, रेडियाई ऑफ द पॉसिबल rn वेरीज विद n की पावर वॉट। मतलब जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर क्या होगी, सोच लेते हैं। पहली इक्वेशन तो ये बेटा मेरे पास कौन सी, force should be equal to mass into acceleration, acceleration is beta of course v square by r। बेटा मेरे पास क्या आ गया, 4 u नॉट r raised to power 4 is equals to v square। दूसरी इक्वेशन कौन से आएगी, mvr is equals to nh upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम है कितना, mvr, इट शुड बी इक्वल टू nh upon 2 pi। हो गया बेटा सवाल। मुझे वी में तो इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा, मुझे इंटरेस्ट किसमें, मुझे तो आर में इंटरेस्ट है, तो वी को उड़ा दो बेटा। वी को कैसे उड़ा सकता हूँ बेटा, वी को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4 u नॉट अपॉन m इंटू आर स्क्वायर। बेटा m वैसा का वैसा, वी मैंने ये लिख दिया, एक r और आ गया तो बेटा r क्यूब हो गया, इट शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वैसे बेटा बच्चा बोलेगा कि ना सर मुझे ना r वैसे भी ना मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो r का n के साथ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट को छोड़ो, r cube is directly proportional to n। बेटा r cube is directly proportional to n, तो r is directly proportional to n की पावर 1/3। तो r is directly proportional to n की पावर 1/3, n की पावर 1/3, ये बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है n की पावर 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है तो अल्फा कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, बाकी हम एक्चुअल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बस एनटी ने पूछा नहीं एक्सप्रेशन ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम ऑन एमिशन ऑफ फोटोन। थोड़ा सा टफर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट एनटी बेटा इस बात पर सवाल पूछती है ना, उन्होंने पूछ रखे सवाल, आगे भी आ सकते हैं। इस तरह का सवाल आया तो मान के चलो कि बेटा मोस्टली बच्चा जो है ना 99% बच्चा तो बेटा ऑफकोर्स वाला सवाल छोड़ के आएगा, बट आप कर सकते हो। किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, याद कर लो आंसर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है सुन। मान लीजिए कि बेटा मेरे पास ऐसे एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे 2 से कूद के 1 पे आ रहा है, n इक्वल टू 2 से कूद के n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो ऑफकोर्स बेटा यहां पर एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, यहां पर होगी बेटा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एनर्जी कितनी लॉस हुई बेटा, एनर्जी जो उसकी कम हुई दैट इज ऑफ कोर्स बेटा एनर्जी कितनी बेटा उसकी कम हुई 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का लॉस हुआ। अब ध्यान सुनना कि एग्जैक्टली होगा क्या। अगर ये एटम आपका फिक्स होता, अगर ये एटम आपका फिक्स होता तो ये 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का ये फोटोन बाहर निकल जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो एटम है ना ये फ्री टू मूव है, ये फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आया तो उसकी एनर्जी घटी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर ये एटम फिक्स होता तो वो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन निकल जाता, ऑब्वियस बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार हमारा जो एटम है ना वो फ्री टू मूव है और आस पड़ोस में और कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बच्चे ने उसका सोचना स्टार्ट कर लिया कि सर अब अगर मान लो फोटोन निकला लेट से लेफ्ट, तो फोटोन तो कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके जाएगा। फोटोन अगर लेफ्ट जाएगा तो एटम को राइट जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, और अगर फ्री टू मूव है तो इसका मतलब आस पड़ोस में अगर कुछ नहीं है तो पूरे पूरे अरेंजमेंट का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। और लीनियर मोमेंटम शुरुआत में जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। भाई शुरुआत में तो एटम आपका रेस्ट पे था, और एटम अगर रेस्ट पे था तो ऑफकोर्स इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, और इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल मोमेंटम पे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसके लिए अगर मान लो कि आपका फोटोन अगर लेफ्ट जा रहा है तो आपका एटम जो है वो रिकॉइल करेगा राइट में। इसीलिए बेटा हेडिंग में अपने क्या लिखा रहेगा, रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम। तो होगा क्या कि इसमें से जो फोटोन होगा ना वो बेटा ऐसे भाग जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ वाला फोटोन इधर भाग जाएगा,
और आपका जो हाइड्रोजन एटम है जिसका मास बेटा मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, वो लेफ्ट में चला जाएगा बेटा वी वेलोसिटी से। मुझे ये वी निकालना है बेटा, मुझे ये वी निकालना है। अब देखा एक्चुअल इक्वेशंस बनाता हूं। पहली इक्वेशन तो बेटा ये है कि इसके पास जो एनर्जी है और इसके पास जो एनर्जी है दोनों कहां से आई है? ऑफ कोर्स बेटा डेल्टा ई से आई है। जो इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर से नीचे आए उसने एनर्जी लूज की है, वही एनर्जी बेटा ऑफ कोर्स एटम की काइनेटिक और बेटा जो फोटोन के पास जो एनर्जी है उसके बराबर होनी चाहिए। अक्सर आपका एटम जो होता है ना वो रिकॉइल नहीं करता, तो सारी की सारी एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू डेल्टा ई होती है। आज हमारा एटम मूव कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक प्लस ये एनर्जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आएगी हाफ मास ऑफ एटम इंटू वी स्क्वायर प्लस एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू डेल्टा। बेटा डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है इस सिचुएशन के हिसाब से। बेटा मान लो कल को इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे आ गया तो ऑफकोर्स 12.09 हो जाएगी बेटा, 4 से 1 पे आ गया तो 12.75 हो जाएगी एंड सो। एनीवेज पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, मुझे वी निकालना है। तो ये तो मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन के लगा रहा हूं। मुझे पता है कि सारा सारा हाइड्रोजन एटम शुरुआत में रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, फ्री टू मूव है। तो अगर आपका एटम अगर लेफ्ट जाएगा तो बेटा ऑफ कोर्स आपका जो फोटोन होगा वो राइट जाएगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी आपके पास जीरो। फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए इसका मोमेंटम जितना लेफ्ट में उतना मोमेंटम इसका राइट में। तो m इंटू वी शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट h अपॉन लैम्डा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अगर अच्छा है ना तो वो पूरी कैलकुलेशन कर सकता है। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर मुझे तो ना सिर्फ और सिर्फ वी चाहिए, तो ये जो h अपॉन लैम्डा है ना ये उठा के यहां रख दो बेटा, वी में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक को बेटा वो सोल्व करेगा तो उसके दो रूट आ जाएंगे, एक रूट बेटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएगा तो एक है ना ठीक ठाक सा आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में उसका बड़ा एक टर्म बहुत छोटी एक टर्म बहुत बड़ी हो तो वो हल्का सा अप्रोक्सीमेशन लगाते आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बेटा मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना तुम्हें पसंद आए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा बेटा, पूरी कैलकुलेशन अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दी पूरी कैलकुलेशन। किसी बच्चे को अगर इंटरेस्ट हो तो क्या करना है, इस एम वी को उठाओ, सॉरी बेटा इस एच बाई लेमडा को उठाओ, यहां रखो, वी में क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लो, किसी स्टेप पे अप्रोक्सीमेशन आएगा कर लेना, आपको बड़े आराम से अच्छे से आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ी सी मक्कारी और कर रहा हूँ बेटा, मैं हल्की सी मक्कारी और कर रहा हूँ। मैंने मेरे बच्चों को ना सेंटर ऑफ मास चैप्टर में एक चीज सिखा रखी थी कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे टूटी है ना, है ना, और उसका एक हिस्सा बेटा लेट से लेफ्ट गया, एक हिस्सा राइट गया, इसका मास लेट से m1 है, इसका मास लेट से m2 है। तो अगर एक चीज टूटी है तो इसका मोमेंटम अगर p होगा तो इसका भी p होगा, सिर्फ अंतर किस बात का है, एक का लेफ्ट में एक का राइट में, ये तो अंतर होगा। इसके पास एनर्जी होगी बेटा ऑफ कोर्स p स्क्वायर अपॉन 2m1 और इसके पास एनर्जी होगी p स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m2। अगर मैं कभी ऐसा कह दूं, अगर मैं कभी ऐसा कह दूं कि m1 जो है वो m2 के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ये वाली जो एनर्जी होगी इस एनर्जी के मुकाबले बहुत छोटी होगी, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा ना वो कम एनर्जी लेके जाएगा, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की अगर बात करूं तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं बड़े आराम से मैं ऐसा कह सकता हूं कि ना जिसके पास मास ज्यादा होगा बेटा, इन दोनों में से जिसके पास, ध्यान से देख लो, जिसके पास बड़ा मास ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी कम होगी। मैंने उल्टा बोल दिया, जिसके पास बड़ा मास ज्यादा होगा बेटा उसके पास एनर्जी कम होगी। फोटोन की अगर मैं बात करूं और बेटा हमारे इस क्या कहते हैं हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूं तो मास तो बेटा फोटोन का मास तो जीरो होता है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब अधिकतर एनर्जी आपका फोटोन ही ले जाएगा। अधिकतर एनर्जी अगर फोटोन ही ले जाएगा तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इन दोनों टर्म के अंदर ये वाली जो टर्म होगी ना ये बहुत ही छोटी होगी, एच सी बाई लेमडा और हाफ एम वी स्क्वायर जो ना, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर एच सी बाई लेमडा के सामने बहुत ही छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे टूटा बेटा दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फोटोन का तो बेटा रेस्ट मास जीरो होता है, तो अधिकतर एनर्जी वही लेके चला जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि हमारा जो एच सी बाई लेमडा है वो मेरे पास आ गया है डेल्टा ई। यहां से बेटा मेरे पास एच बाई लेमडा जो है वो आ गया है डेल्टा ई बाई सी, और ये जो एच बाई लेमडा है इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ द एटम इनटू वी। तो रिकॉइल स्पीड बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगी डेल्टा ई अपॉन एम सी। ये बेटा मेरे पास रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला है। किसी बच्चे को अगर डेरिवेशन
रियल डेरिवेशन बहुत ही आसान थी, मैंने समझा दी। ना समझे बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो फॉर्मूला याद रखो। रिकॉइल स्पीड जब भी पूछे तो डेल्टा ई अपॉन एम सी। डेल्टा ई मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। वो एनर्जी जो होगी बेटा वो कुछ फोटोन ले जाएगा, कुछ आपका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सॉरी कुछ फोटोन ले जाएगा और कुछ आपका एटम ले जाएगा। हालांकि हमने देखा कि मोस्टली एनर्जी फोटोन लेके चला गया, वो अलग बात है। और उससे बेटा जो आपका एटम होगा वो हल्का सा बेटा कुछ वेलोसिटी लेके जाएगा। कितनी वेलोसिटी जाएगा बेटा लेके जाएगा, दैट इज ऑलवेज डेल्टा ई अपॉन एम इंटू सी। सॉरी बेटा एम जो है कैपिटल है, कैपिटल मतलब उस एटम का जो मास है बेटा। ठीक है, और किसी बच्चे ने अगर पूरी कैलकुलेशन की होगी, क्वाड्रेटिक सोल्व की होगी ना, तो उसका आंसर बेटा फाइनली आपके पास यही आएगा, हल्का सा कैलकुलेशन लगाने के बाद। यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन आपका 2 से 1 पे है, तो डेल्टा ई को मेरा बच्चा 10.2 लिख देगा, तो बोलेगा सर दैट इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन मास ऑफ एटम इनटू सी। ऐसे लिख देगा, दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, ये बेटा जेई ने 2024 के अंदर सवाल पूछा। अगेन मैं बेटा इस बात को क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि है ना इस तरह के सवाल करने चाहिए। वो थोड़ा ठीक है कि मैंने जिस तरह से जिस फ्लो में थ्योरी पढ़ाई और बच्चे ने अगर मान लो कि फॉर्मूला समझ लिया तो वो बच्चा तो सवाल कर लेगा। अदरवाइज ये सवाल इंडिपेंडेंटली सोचना करना उतना आसान काम है। व्हेन हाइड्रोजन एटम गोज फ्रॉम 2 to 1, बेटा अगर हाइड्रोजन एटम 2 से 1 जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी घटेगी, तो बच्चा बोलेगा सर उसकी एनर्जी जो घटेगी वो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट घटेगी। ठीक है, इट एमिट्स ए फोटोन, इट्स रिकॉइल स्पीड इज, बेटा रिकॉइल स्पीड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम फ्री टू मूव होगा। आपका बेटा फोटोन इधर निकलेगा तो एटम इधर जाएगा। तो रिकॉइल स्पीड बेटा मेरे से पूछ रखी है। ऑफ कोर्स रिकॉइल स्पीड इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एम इंटू सी। डेल्टा ई है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा मास ऑफ एटम बेटा मुझे दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। सी बेटा मुझे दे रखा है 3 इंटू 10⁻8। बेटा नीचे तो सब कुछ एस आई यूनिट ही है, तो ऊपर भी एस आई यूनिट रखो बेटा। ऊपर बेटा एस आई यूनिट सॉरी एस आई यूनिट के लिए बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट को बेटा जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8। बेटा ये 27 और 8 बेटा ये तो 19 हो गया बेटा। 19 से बेटा 19 क्या हो गया कैंसिल। 1.6 से बेटा तेरा 1.6 क्या हो गया कैंसिल। आई थिंक 10.2 डिवाइड बाई 3 बेटा 3 जब 3 3 बेटा 9 3.4 मीटर पर सेकंड मेरे ख्याल से आंसर आ गया। ठीक, द रिकॉल स्पीड इज x बाई 5। बेटा जो रिकॉल स्पीड 3.4 है इससे बेटा मुझे x बाई 5 बोल रखा है, तो मुझे x की वैल्यू पूछ रखी है बेटा। इसको 5 से बड़ा मल्टीप्लाई करना, आई थिंक कितना आ गया हुआ 17। वो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा उसने ऐसा कर दिया। ठीक है cool। ऐसा बेटा एक सवाल और पूछ रखा है हमें, है ना। ये भी बड़ा आसान सा ही सवाल है, कोई खास इतना टफ सवाल है नहीं। ये बेटा शायद 2021 का सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा सही है। सिर्फ अंतर क्या है, इस बार इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपको n इक्वल टू 5 से उठ के 1 पे आया है। n इक्वल टू बेटा 5 पे एनर्जी कितनी होगी बेटा, n इक्वल टू 5 पे एनर्जी होगी -13.6 अपॉन बेटा 5 का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से कई बच्चों को पहले से याद भी रहता होगा 0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट। एन इक्वल टू 1 पर बेटा कितनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी एनर्जी घटी बेटा, दैट इज डेल्टा ई। एंड रिकॉइल स्पीड मेरे बच्चे याद कर सकते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स डेल्टा ई अपॉन मास ऑफ द एटम इनटू सी। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक, बड़ा आराम से आंसर है। मैं एक लास्ट बात और बोल देता हूं, अगर मान लो किसी प्रकार का कभी भी कहीं पर भी एटॉमिक कोलिजन हुआ कि एटम्स आपस में कोई कोलाइड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो कोलिजन अगर मान लो कि बेटा कभी इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो जैसा आप जानते हो मैकेनिक्स में आपने पढ़ रखा है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। तो जब भी एटम्स आपस में कभी कोलाइड करेंगे तो ये जो एनर्जी का लॉस होगा ये हमेशा ही एटम को एक्साइट करने के काम आएंगे। ये जो एनर्जी होगी ये हमेशा ही एटम को एक्साइट करने का काम आएगा और एटम को n=1 से n=2 पर 3 पर 4 पर ऐसे भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, कभी ऐसे बड़े इस बात की जरूरत पड़ता है तो यूज कर सकते हो।
अगर एटॉमिक कोलिजन हुआ तो एटम्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो अगर एनर्जी का लॉस हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो लॉस ही नहीं हुआ, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और लॉस हुआ तो ऐसे केस के अंदर आपके पास थोड़ा जो एनर्जी जो घटेगी वो एनर्जी हमेशा एटम को एक्साइट करने के, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, 5 पे ऐसे भेजने के काम आए। दिस फैक्ट कुड बी यूजफुल समथिंग। ठीक है, चलिए बेटा अगली क्लास में अपन लोग ना न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। अगेन बेटा बहुत ही थ्योरेटिकल सा आसान सा टॉपिक है। कैलकुलेशंस जो है वो मोस्टली बेटा अगेन इन चैप्टर्स के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डेसिमल्स इनको मैनेज करो, ये थोड़ा पावर्स को मैनेज करने वाली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में कोई बहुत इतनी हाई फाई कैलकुलेशंस है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।